हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। रिवेंज सीकर के एपिसोड 11 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था मिंग को अपने पेरेंट्स की मौत के बारे में असल सच पता चल जाता है कि उसके पेरेंट्स की मौत कैसे हुई थी, और इसी वजह से मिंग बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है अब मैं जी फैमिली वालों को नहीं छोड़ने वाला, मैं सभी जी फैमिली वालों को मार डालूंगा। और सबसे पहले वो जिंग के डैड को मारता है। जिंग के डैड को मारने के बाद अगली बारी उसके दादाजी के कजिन ब्रदर की होती है। वो अपने लोगों के साथ जंगल से वापस की तरफ आ रहा होता है। वो सारे भागते हुए उस तरफ आते हैं क्योंकि उन्हें उस तरफ से शोर की आवाज आती है। वो सारे लोग भागते हुए जैसे उस तरफ आते हैं तो सामने उनके मिंग खड़ा होता है। वो लोग वहीं पर रुक जाते हैं। ग्रैंडफादर के ब्रदर उसे कहते हैं लगता है कि तुम्हें मरने की बहुत ज्यादा जल्दी है, जो कि तुम यहाँ पर हमारा इंतजार कर रहे हो। सेकंड ग्रैंडफादर अपने सारे लोगों से कहते हैं चलो जल्दी से आगे बढ़ो और इस लड़के को मार डालो। और वो सारी अपनी तलवारें लेकर मिंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन मिंग अपने फ्लैश टैब को यूज करते हुए बड़ी स्पीड के साथ उन सभी को पार करता हुआ आगे चला जाता है। वो सीधा सेकंड ग्रैंडफादर की तरफ जा रहा होता है। सेकंड ग्रैंडफादर भी जल्दी से उसे पंच मारने के लिए रेडी हो जाते हैं और कहते हैं तुम मेरी तरफ आ रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं एक आसान टारगेट हूँ। सेकंड ग्रैंडफादर उसे एक जबरदस्त पंच मारते हैं, जबकि मिंग भी अपनी स्पेशल टेक्निक बिलो पंच के सेकंड मूव को यूज करते हुए सेकंड ग्रैंडफादर को एक पंच मारता है, जिससे वो हवा में ऊपर की तरफ उड़ जाते हैं। सेकंड ग्रैंडफादर के मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है और वो भी बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और सोच रहे होते हैं आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये लड़का इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया। वो भी हवा में होते हैं कि उसी वक्त मिंग ऊपर की तरफ जंप करता है और अपने थर्ड मूव को यूज करते हुए ऊपर से एक जबरदस्त पंच मारता है, जिससे वो ऊपर से नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाती है। जबकि मिंग फिर से अपनी स्पीड को यूज करते हुए उनसे पहले नीचे उतर आता है और नीचे की तरफ से अपने फोर्थ मूव को यूज करते हुए उन्हें एक जबरदस्त पंच मारता है और कहता है चलो अब मरो। मिंग नीचे की तरफ से उन्हें फिर से ऊपर की तरफ एक पंच मारता है और वो ऊपर की तरफ फिर से उड़ जाते हैं और इस बार ऊपर की तरफ से मिंग के ऊपर ब्लड की बारिश होती है, यानी कि मिंग के सेकंड ग्रैंडफादर यानी कि उसके ग्रैंडफादर के कजिन वो मर गए हैं। और फिर थोड़ी देर के बाद उनकी बॉडी नीचे आकर गिरती है और वो पूरी ब्लड से लिपटी होती है। सेकंड ग्रैंडफादर के साथ जितने भी लोग होते हैं वो सारे लोग ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। मिंग उन सब की तरफ देखता और कहता है जल्दी से यहाँ से भाग जाओ वरना तुम सब लोगों को भी मार डालूंगा। तो सारे लोग पहले से बहुत ज्यादा घबराए होते हैं। वो मिंग को इस तरह देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। सेकंड ग्रैंडफादर को मारने के बाद मिंग वापस जी फैमिली की तरफ आता है, जी फैमिली के मेन हाउस की तरफ जहाँ पर उसके ग्रैंडफादर हैं। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के करीब पहुँचता है वहाँ पर जी फैमिली के बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, जबकि उसके छोटे अंकल और साथ में जिंग भी होता है। जिंग अपने अंकल से कहता है अंकल आगे बढ़े और इस लड़के को मार डाले। जियांग के डैड जल्दी से आगे बढ़ते हैं, मिंग पर अटैक करते हुए कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर वापस आने की। जियांग के डैड उसके सर के ऊपर अपनी पाम टेक्निक से अटैक करते हैं, लेकिन उनकी पाम टेक्निक वाला हाथ उसके सर के आर पार हो जाता है क्योंकि वो मिंग नहीं होता बल्कि उसका एक शैडो क्लोन होता है। मिंग बड़ी स्पीड के साथ पीछे की तरफ से घूमते हुए जियांग के डैड यानी कि अपने छोटे अंकल के चेहरे पर एक जबरदस्त थप्पड़ लगाता है, जिससे अंकल बेचारे का चेहरा तो सूज जाता है लेकिन साथ ही उसके 2 दांत भी टूट जाते हैं। जियांग के डैड कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, कंपटीशन में इसकी स्पीड इतनी ज्यादा नहीं थी लेकिन अब तो ये पहले से भी बहुत ज्यादा तेज हो गया है। जिंग अपने अंकल से कहता है अंकल आप किसका इंतजार कर रहे हैं, चलें जल्दी से आगे बढ़े और इस लड़के को मार डालें। जबकि उसके अंकल उसकी तरफ देखकर सोच रहे होते हैं ये लड़का तो बहुत बड़ा बेवकूफ है, क्या इसे दिखाई नहीं देता मैंने थोड़ी देर पहले अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज करते हुए उस पर अटैक किया था, लेकिन मिंग बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है, मैं उसको नहीं हरा सकता, हमारे लिए अच्छा यही होगा कि यहाँ से भाग जाएं। जियांग के डैड फिर से अपनी किस्मत आजमाते हैं और मिंग से कहते हैं मैं तुम्हारा अंकल हूँ और अंकल होने के नाते अगर तुम्हें बैठने की जगह दी जा रही है तो तुम लेटने की कोशिश मत करो। अब क्योंकि तुम मेरे भतीजे हो इसलिए मैं तुम्हें इस बार माफ कर देता हूँ, चुपचाप सरेंडर कर दो, मैं तुम्हें ग्रैंडफादर के पास लेकर जाऊंगा, वो तुम्हें बहुत ही कम सजा देंगे, हम तुम्हारी जान नहीं लेंगे। मिंग बड़ी स्पीड के साथ उसके पास पहुंच जाता है और कहता है तुम्हें किसने कहा कि मैं यहाँ से भागने वाला हूँ, अगर तुम्हें मुझे सजा देनी है तो आओ और मुझे पकड़कर सजा दे लो। और साथ ही वो जियांग के डैड को गले से पकड़ लेता है। मिंग उसे गले से पकड़ने के बाद कहता है अगर आज मैं यहाँ पर तुम्हें नहीं मारता, अपने पेरेंट्स की मौत का बदला नहीं लेता तो मैं इस गाँव को छोड़कर कभी भी नहीं जा पाऊंगा और न ही रेड सन सेक्टर में जाकर एक अच्छा स्टूडेंट बन पाऊंगा। जियांग के डैड उसे कहते हैं लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अगर तुमने मुझे यहाँ पर मार डाला तो हमारी जी फैमिली तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ेगी, हम तुम्हें ढूंढ निकालेंगे और तुम्हें मार डालेंगे। मिंग उसे कहता है तो फिर ठीक है, मैं पूरी की पूरी जी फैमिली को ही मार डालता हूँ, मैं किसी एक को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, खास तौर पर तुम्हें तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और साथ ही वो उसे गर्दन से पकड़कर जमीन के ऊपर पटक कर मारता है और उसके ऊपर पंचेस मारना स्टार्ट करता है। जियांग के डैड उसे कहते हैं प्लीज मेरे ऊपर रहम करो, मैं तुम्हारा अंकल हूँ, मुझे छोड़ दो। मिंग उसे कहता है क्या तुमने मेरी मॉम को छोड़ा था, मेरी मॉम बहुत ज्यादा मासूम थी लेकिन तुमने उन्हें गंदी नजर से देखा और उनके साथ गलत हरकत करने की कोशिश की, आज तुम्हारे साथ इंसाफ होगा। और साथ ही वो उसके ऊपर पंचेस मारना स्टार्ट करता है। वो उसके चेहरे पर इतने ज्यादा पंचेस मारता है कि उसको वहीं पर मार डालता है। जियांग के डैड को मारने के बाद वो जिंग की तरफ देखता है। जिंग बहुत ज्यादा डर जाता है। जिंग इतना ज्यादा घबरा जाता है कि पीछे की तरफ भागना शुरू कर देता है और साथ ही वो अपने लोगों से कहता है जल्दी से आगे बढ़ो और इस पर अटैक करो। लेकिन मिंग फिर से अपने फ्लैश टैब मूव को यूज करते हुए बड़ी स्पीड के साथ उन सभी लोगों को पार करता हुआ सीधा जिंग के आगे चला जाता
जाता है और कहता है लगता है कि तुम यहाँ से भाग सकते हो। और साथ ही मिंग उसके पेट में एक जबरदस्त किक मारता है जिससे वो पीछे की तरफ लुढ़कता हुआ जाकर गिरता है। नीचे गिरने के बाद जिंग बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है और उसका बहुत सारा ब्लड बह रहा होता है। जिंग उसे कहता है तुमने अपने ही क्लैन के लोगों को मारा है, क्या तुम्हें लगता है कि हमारे ग्रैंडफादर तुम्हें छोड़ेंगे? हमारे ग्रैंडफादर तुम्हें मार डालेंगे। मिंग उसे कहता है तुम वैन शेंग की बात कर रही हो, मैं उसे अपना ग्रैंडफादर नहीं मानता, उसने अपने बेटे का कत्ल किया है, मैं अपने बाप की मौत का बदला उससे भी लूंगा, वो भी बहुत जल्दी हमारे साथ जहन्नुम में जाएगा। मिंग उसे कहता है लेकिन मुझे अभी तक एक बात की समझ नहीं आई, उस दिन तुमने मेरे हाथ से रेड ड्रैगन ग्रास को छीन लिया था, लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आई कि तुमने मेरी मेरिडियंस को क्यों ब्लॉक किया था। जिंग आगे से हंसना शुरू कर देता और कहता है तुम्हें तो इस बारे में पता ही नहीं था, मैंने तुम्हें कहा था कि ये एक सीक्रेट है जिसे तुम सारी जिंदगी नहीं जान पाओगे, लेकिन चलो खैर मैं तुम्हें आज बता देता हूँ। ग्रैंडफादर ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। वैसे भी मैं तुमसे बहुत ज्यादा नफरत करता हूँ, तुम्हारे पेरेंट्स के मरने के बाद तुम्हारे पास कोई भी रिसोर्सेज नहीं थे, लेकिन फिर भी तुम्हारी कल्टीवेशन मुझसे बहुत ज्यादा हाई थी। जैसे ग्रैंडपा ने मुझे ऐसा करने का कहा, मैंने खुशी खुशी उनकी बात को मान लिया। अगर मुझे जिंदगी में कभी कोई दूसरा चांस मिला तुम्हारी मेरिडियंस को बर्बाद करने का, तो मैं तुम पर फिर से अटैक करूंगा। मिंग उसे कहता है तुम तो अपने डैड से भी बहुत बड़े बेवकूफ हो, तुम्हारे डैड मरने से पहले कम से कम जान की भीख तो मांग रहे थे, लेकिन तुम तो ऐसा भी नहीं कर पाए। मिंग उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है क्या तुमने मेरे डैड को मार डाला, तुम बहुत बड़े कमीने हो। और साथ ही वो फिर से उठकर खड़ा हो जाता है और मिंग पर अटैक करता है, लेकिन मिंग उसके अटैक को डॉज कर लेता है और फिर साथ ही अपनी टांग को उठाते हुए उसके पेट में फिर से एक जबरदस्त किक मारता है। मिंग की इसी किक के साथ जिंग पीछे दीवार के साथ जाकर गिरता है जहाँ पर लकड़ी की फेंस लगी होती है और उसी लकड़ी की फेंस का एक लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा उसकी छाती के आर पार हो जाता है और वो वहीं पर मर जाता है। जबकि जिंग के मरने के साथ ही वहीं पर ग्रैंडफादर भी आ जाते हैं। मिंग अपने दादाजी से कहता है बूढ़े खूसट तुम लेट हो गए हो, मुझे तो लगा था कि मुझे तुम्हारे सारे के सारे पोतों को और तुम्हारे बेटों को तुमसे पहले ही मारना पड़ेगा, लेकिन अब जबकि तुम यहाँ पर आ गए हो तो चलो फिर तुम्हें भी मार देते हैं। ग्रैंडफादर वहाँ पर अपने छोटे बेटे और फिर अपने पोते की तरफ देखते हैं और साथ ही वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और चिल्लाकर कहते हैं तुम एक जहरीले नाग हो, तुमने अपनी फैमिली को डस लिया है। जबकि मिंग उसे कहता है जहरीला नाग मैं नहीं, जहरीले नाग तुम हो, पहले तुमने मेरे डैड को मारा था और ऊपर से तुम मुझे एक जहरीला नाग कह रहे हो। और तुम्हारे उस कमीने और घटिया बेटे ने मेरी मॉम के साथ जो हरकत करने की कोशिश की जिसकी वजह से मेरी मॉम ने खुदकुशी कर ली, तुम सब लोग ही बहुत ज्यादा घटिया हो, मुझे तो इस बात पर शर्म आ रही है कि मैं जी फैमिली का एक हिस्सा हूँ। मिंग उसे कहता है मैंने पिछले कई सालों से बदला लेने की तैयारी की है, चाहे वो मैपल लीफ सिटी के हांग फैमिली से हो या फिर जी फैमिली से हो, आज तुम सब लोग मरोगे। मिंग बड़ी स्पीड के साथ ग्रैंडपा पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वो अपना पंच ग्रैंडफादर को मारने लगता है उसी वक्त ग्रैंडफादर के पीछे से दो और एल्डर्स निकलते हैं और वो सामने की तरफ एक शील्ड बना लेते हैं और उससे कहते हैं मिंग आज के लिए तुम्हारे हाथों पर बहुत ज्यादा ब्लड लग गया है, इसलिए तुम्हें यहीं पर रुकना होगा, हम तुम्हें किसी और को मारने नहीं दे सकते। और वो साथ ही अपनी फोर्स शील्ड को यूज करते हुए उसे पीछे की तरफ धकेल देते हैं। उसी वक्त बीमिंग भी बाहर निकल आती है और उसे कहती है मास्टर आपको यहाँ से जाना होगा, ये दोनों ही वॉरियर लेवल के एक्सपर्ट्स हैं, आप इन दोनों को नहीं हरा सकते। मिंग की ये बात सुनते ही मिंग वहाँ से जल्दी से भाग जाता है। ग्रैंडफादर भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, जबकि बाकी के एल्डर्स कहते हैं ये लड़का तो बहुत ज्यादा तेज है, हमें तो दिखाई भी नहीं दिया ये कब यहाँ से भाग गया, हमें नहीं लगता कि हम लोग इस लड़के का पीछा कर पाएंगे, चलो इसे अभी के लिए छोड़ देते हैं। जबकि सेम उसी वक्त यहाँ पर एक और बंदे की एंट्री होती है। शायद पिछली एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि ग्रैंडफादर के कजन ब्रदर का एक बेटा है जो कि रेड सन सेक्टर का इनर डिसाइपल है, ये वही जेन जियांग है जो कि यहाँ पर होने वाली फाइटिंग का सुनकर यहाँ पर आ गया है। जेन जियांग आते ही अपने दादाजी से कहता है दादाजी मुझे हानियों ने वापस जाकर बताया है कि यहाँ पर जो कंपटीशन हुआ था उसको मिंग ने जीत लिया है, मुझे तो इस बात का यकीन नहीं हुआ, इसलिए मैं यहाँ पर ये सब कुछ खुद ही देखने के लिए आ गया, क्या वाकई में ऐसी बात है? जेन जियांग रेड सन सेक्टर का एक इनर डिसाइपल है, मैंने सोचा था ये कोई बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी वाला बंदा होगा, लेकिन जैसे इसका चेहरा दिखाते हैं तो मेरी हंसी निकल गई, यहाँ तो इसके होंठ दिखते ही ऐसे हैं, यहाँ फिर इसने लिपस्टिक लगाई हुई है। जेन जियांग ग्रैंडफादर से पूछता है मेरे अपने ग्रैंडफादर कहाँ पर हैं? ग्रैंडफादर उसे कहते हैं तुम्हारे ग्रैंडफादर को मिंग ने मार डाला है। ये बात सुननी थी कि बस वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। सेकंड ग्रैंडफादर उसे कहते हैं जियांग वो अभी भी यहाँ से भागा है, मुझे लगता है कि अगर तुम अपनी स्पीड के साथ उसका पीछा करोगे तो तुम उसको पकड़ सकते हो, जल्दी से जाओ और उसको पकड़कर मार डालो। जेन जियांग वहाँ से शू करके उड़ जाता है और कहता है मिंग मुझसे बचना, मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं अपने ग्रैंडफादर की मौत का बदला तुमसे जरूर लूंगा। जबकि नेक्स्ट सीन माउंटेन की तरफ का दिखाते हैं जहाँ पर मिंग बिमिंग के साथ साथ भाग रहा होता है। बिमिंग उसे कहती है मास्टर आपको तेज भागना होगा। मिंग उसे कहता है मुझे इतना भी तेज भागने की क्या जरूरत है, वो बूढ़े लोग मेरा पीछा नहीं कर सकते, वो लोग इतने ज्यादा तेज नहीं है। बिमिंग उसे कहती है वो सारे लोग तो मास्टर आपका पीछा नहीं कर सकते, लेकिन आपके पीछे एक वॉरियर लगा हुआ है क्योंकि अभी अभी आया है और वो बहुत ज्यादा तेज है, अगर उस वॉरियर ने आपको पकड़ लिया तो फिर वो आपको मार डालेगा, आपके पास बचने का कोई चांस नहीं बचेगा, आपका बदला तकरीबन पूरा हो चुका है, सिर्फ एक बूढ़ा आदमी बचा है, आप उसको किसी और दिन आकर मार सकते हैं। वो भागता हुआ जाकर एक नदी के किनारे रुकता है जहाँ पर पहले से एक बोट खड़ी होती है
और वो दोनों भागते हुए उस बोट के अंदर चढ़ जाते हैं। थोड़ी देर के बाद जेन जियांग भी वहीं पर आकर लैंडिंग करता है। वो सामने की तरफ देखता है तो सामने कोई भी नहीं होता। वो मिंग की स्मेल को सूंघते हुए कहता है उसकी स्मेल यहाँ पर आकर खत्म हो गई है, लगता है कि वो यहाँ से किसी बोट में बैठकर गया है। और यहीं पर हमारी एपिसोड 11 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। रिवेंज सीकर की एपिसोड 12 के साथ हाजिर हूँ। अगर अभी तक किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मिंग एक बोट के अंदर बैठकर अपने गांव को छोड़कर चला आता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में उसी बोट का सीन दिखाया जाता है। मिंग की जब आंख खुलती है तो वो उसी बोट के अंदर होता है। उसी वक्त उस बोट के मालिक और मालकिन दोनों अंदर आते हैं। मालिक उसे कहता है ब्रदर तुम्हें रात को कैसी नींद आई। मिंग उन दोनों से कहता है आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे रात को बहुत ही अच्छी नींद आई। आप लोगों ने मुझे रात को अपनी बोट में आने दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत ज्यादा आभारी हूँ। मैं आपको इस सफर की सारी कीमत अदा कर दूंगा। वो औरत उसे कहती है तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, तुम एक बहुत ही अच्छे लड़के लगते हो, लेकिन हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई मुश्किल जरूर होती है। हम तुम्हारी मुश्किल को समझ सकते हैं, तुम्हें हमें पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। तुम इसे ऐसे समझ सकते हो कि हम तुम्हारे दोस्त हैं और तुम्हारे ऊपर एक एहसान कर दिया है। क्या तुम हमें इस बारे में बताना चाहोगे कि तुम आधी रात को यहाँ पर क्या कर रहे थे? तुम हमारी बोट में आधी रात को क्यों आए थे? क्या तुम किसी बड़ी मुसीबत में हो? मिंग उनसे कहता है मेरे पीछे कुछ दुश्मन लगे हुए थे, मैं उनसे बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागा हूँ। मुझे जल्दी से जल्दी रेड सन सेक्टर जाना है, वहाँ पर जाकर मुझे अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है। औरत उसे कहती है तो तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा लकी हो। क्या तुम वाकई में रेड सन सेक्टर के एक स्टूडेंट हो? हम लोग नमक की डिलीवरी करने के लिए हाई रॉक सिटी की तरफ जा रहे हैं और हाई रॉक सिटी रेड सन सेक्टर के बहुत ज्यादा करीब है। अगर तुम चाहो तो तुम हमारे साथ सारा सफर कर सकते हो। मिंग उनसे कहता है आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है मैं आप लोगों के साथ ही चलूंगा। लेकिन वो मालिक उसे कहता है हमें मैपल लीफ सिटी में भी कुछ डिलीवरी देनी है, हमें कुछ दिन तक वहाँ पर रुकना पड़ेगा। अगर तुम चाहो तो हमारे साथ वहाँ पर जाकर रुक सकते हो। मिंग उनसे कहता है मैं भी वैसे मैपल लीफ सिटी में जाना चाहता था, मुझे वहाँ पर विजिट करना है, ठीक है मैं तुम लोगों के साथ ही चलता हूँ। फिर वो दोनों बाहर चले जाते हैं और उसे कहते हैं ठीक है तुम रेस्ट करो, मैपल लीफ सिटी पहुँचकर हम लोग तुम्हें इन्फॉर्म कर देंगे। उन दोनों के वहाँ से चले जाने के बाद मिंग बाहर निकलती है और मिंग से कहती है मास्टर ये दोनों लोग तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छे हैं। अगर इन दोनों ने आपको अपनी बोट में छुपाया नहीं होता तो उस लड़के ने तो आपको मार देना था। मिंग से कहता है अगर वो लड़का एक वॉरियर लेवल का था और वो लड़का था भी जी फैमिली से तो इसका मतलब वो जेन जियांग होगा, मेरे सेकंड ग्रैंडफादर का पोता, रेड सन सेक्टर का इनर डिसाइपल है। मिंग कहता है मैंने उसके ग्रैंडपा को मारा है, मुझे नहीं लगता कि वो इतनी आसानी से मुझे छोड़ने वाला है, वो अपने ग्रैंडपा की मौत का बदला जरूर लेगा। मिंग से कहता है मैं तुमसे एक बात तो पूछना भूल ही गया, कल रात को अंकल ने स्काई कैप्टर के बारे में बताया था, क्या तुम मुझे बताओगी कि ये स्काई कैप्टर होता क्या है और ये सारे लोग स्काई कैप्टर के पीछे क्यों लगे हुए हैं? मिंग उसे कहती है मैंने रात को भी बताया था, स्काई कैप्टर एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। इस ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग हैं वो सारे पनिशर के तौर पर काम करते हैं और ऐसे सारे लोगों को सजा देते हैं जो कि बहुत ज्यादा बुरे होते हैं, फिर गरीबों पर जुल्म करते हैं। स्काई कैप्टर होने के लिए तुम्हारा बहुत ज्यादा पावरफुल होना जरूरी नहीं है, तुम्हारे दिल में जज्बा होना चाहिए। जैसा कि हम सब लोग ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि बहुत सारे इवल पर्सन्स हैं, बहुत सारे अमीर लोग हैं जो कि गरीबों का खून चूसते हैं, या फिर बड़ी फैमिलीज वाले हैं जो कि आम लोगों को कुछ भी नहीं समझते। ऐसे लोगों के लिए स्काई कैप्टर है जो कि उनको सजा देते हैं और ये सारे लोग स्काई कैप्टर के नाम से भी बहुत ज्यादा डरते हैं। मिंग उसकी सारी बात सुनने के बाद उसे कोई भी आगे से जवाब नहीं देता। नेक्स्ट सीन मैपल लीफ सिटी की बंदरगाह का होता है। वो अपनी बोट को वहाँ पर पार्क करते हैं। वो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ उसे कहते हैं हम लोग यहाँ पर नमक की डिलीवरी करने वाले हैं, तुम्हारे पास 3 दिन है, 3 दिन के बाद यहीं पर वापस आ जाना, फिर हम लोग हाई रॉक सिटी की तरफ चलेंगे। उस आदमी की वाइफ उसे कहती है अगर इस शहर में कोई तुम्हें परेशान करता है या फिर तुम्हें कोई मुश्किल पेश आती है तो पैसों से मसले को सॉल्व कर लेना, फाइट करने की कोशिश मत करना। मिंग उन सब से कहता है आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया और एडवाइस देने के लिए भी शुक्रिया, मैं 3 दिन के बाद यहीं पर मिलूंगा। फिर मिंग मैपल लीफ सिटी के अंदर चला जाता है। मिंग उस मैपल लीफ सिटी को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है ये सिटी तो बहुत ज्यादा बड़ा है और बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरस भी लग रहा है, मेरे छोटे से गांव के मुकाबले में ये वाला शहर तो बहुत ज्यादा अच्छा है। मिंग उसे कहती है मास्टर आप बहुत ज्यादा अजीब एक्टिंग कर रहे हैं, अगर इस तरह आप बिहेव करेंगे तो सारे लोग यही समझेंगे कि आप पहली बार यहाँ पर आए हैं। मिंग अभी वहीं पर सारी बिल्डिंग्स को देखकर खुश हो रहा होता है कि यहीं पर एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है। उसे कहता है माय फ्रेंड तुम यहाँ पर किस चीज को ढूंढ रहे हो? तुम्हें देखकर लगता है कि तुम इस शहर में नए आए हो। मिंग उसे कहता है क्या तुम मुझे जानते हो? वो बंदा उसे कहता है नहीं मैं तुम्हें नहीं जानता, लेकिन तुम्हें देखकर लगता है कि तुम मैपल लीफ सिटी में नए आए हो। यहाँ पर अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए होगा तो तुम मुझसे कह सकते हो, मैं तुम्हें कुछ भी ढूंढ कर दे सकता हूँ। जैसे कि गुडाओ ने बिमिंग से कहा था कि यहाँ पर अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो तुम मुझसे कह सकते हो, मुझे यहाँ पर सब कुछ पता है। मिंग अपने पास से पैसों की एक थैली निकालता है और उसे कहता है मेरा नाम मिंग जी है और मैं यहाँ पर पहली बार आया हूँ, मुझे इस जगह के बारे में कुछ भी नहीं पता। चलो फिर ठीक है, आज के लिए तुम मेरे गाइड बन जाओ और मुझे
सारी जगह के बारे में बताओ। वो लड़का उसके हाथ से पैसों की थैली ले लेता है और कहता है, मास्टर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि वो बंदा उसके हाथ से पैसों की थैली ले लेता है और साथ ही उसे कहता है, मुझे एक बहुत ही अच्छे और शरीफ लड़के लगते हो, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, सिर्फ पैसों के लिए तुम्हारी हेल्प नहीं कर रहा। मिंग उसे कहता है, चलो फिर ठीक है, मुझे इस शहर के बारे में नहीं पता, पहले मुझे इस शहर के बारे में कुछ बताओ। वो लड़का उसे कहता है, मैपल लीफ सिटी तकरीबन 300 साल पुराना है, जहाँ पर बहुत ही पावरफुल फैमिलीज भी रहती हैं। वो सारी एक दूसरे के साथ मेल मिलाप के साथ रहती हैं। यहाँ पर जितनी भी बड़ी मेन ब्रांचेस थी उनकी बहुत सारी छोटी छोटी शाखें भी हैं। लेकिन यहाँ पर 3 बड़ी फैमिलीज हैं जिनके साथ कोई भी पंगा नहीं लेना चाहता। उनमें सबसे बड़ी फैमिली हांग फैमिली है, दूसरे नंबर पर मियाओ फैमिली है और तीसरे नंबर पर फैंग फैमिली है। मिंग उसकी बात सुनने के बाद कहता है, तो इसका मतलब यहाँ की हांग फैमिली यहाँ की सबसे बड़ी फैमिली है। ये तो बहुत ही इंस्पायरिंग बात है। वो लड़का उसे कहता है, ये बात सुनने में तुम्हें बहुत ज्यादा अजीब लगेगी, हालांकि ये तीनों बड़ी फैमिलीज वालों के साथ यहाँ पर कोई भी पंगा नहीं लेता। ये तीनों बहुत बड़ी फैमिलीज हैं, लेकिन ये सिर्फ इसी शहर में बड़ी फैमिलीज हैं, बाहर इनकी कोई भी इज्जत नहीं करता। नोबल फैमिलीज के मुकाबले में ये तो कुछ भी नहीं है। मिंग उसे कहता है, क्या कोई नोबल फैमिलीज भी होती हैं? मैंने कभी नोबल फैमिलीज के बारे में नहीं सुना। वो लड़का उसे कहता है, नोबल फैमिलीज को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले नंबर पर आती है गोल्ड फैमिली, उसके बाद आती है सिल्वर फैमिली और उसके बाद ब्रॉन्ज फैमिली आती है। मिंग उसे कहता है, हमारे इस पूरे स्टेट में कितनी ज्यादा गोल्ड फैमिलीज हैं। वो लड़का आगे से हंसना शुरू कर देता है और कहता है, लगता है कि तुम बहुत ज्यादा मजाक करते हो या फिर तुम्हें वाकई में इस बारे में नहीं पता। हमारे इस पूरे के पूरे स्टेट में कोई भी गोल्डन फैमिली नहीं है, तुम्हें इस पूरे स्टेट में कोई गोल्ड फैमिली नहीं दिखाई देगी, क्योंकि हमारे पूरे कैपिटल में सिर्फ 2 ब्रॉन्ज फैमिली है, सिल्वर फैमिली भी नहीं है। मिंग अपने सर पे हाथ मारता है और कहता है, तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि हमारा कैपिटल बहुत ज्यादा वीक है। वो लड़का उसे कहता है, हमारे इस पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट को 5 बड़े कंट्रीज यानी डायनेस्टीज में तकसीम किया जाता है। यही 5 बड़े कंट्रीज भी लोगों पर हुकूमत कर रहे हैं और इन्हीं बड़ी 5 कंट्रीज में से ये गोल्डन फैमिलीज निकलती हैं। ये 5 बड़े कंट्रीज बड़े बड़े कैपिटल्स के ऊपर राज करते हैं। इन्हीं 5 बड़े कैपिटल्स में से कुछ छोटे छोटे कैपिटल सिटीज निकलते हैं। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि उन छोटे छोटे जो स्टेट्स होते हैं जो कि इन बड़े 5 कंट्रीज के अंडर में आते हैं, हमारा ये छोटा सा स्टेट तो उनमें भी नहीं आता। मिंग उसकी बात सुनने के बाद रोना शुरू कर देता और कहता है, जब मैं छोटा सा बच्चा था तब मैंने सुना था कि मेरी ये फैमिली बहुत ज्यादा पावरफुल और बड़ी फैमिली है, लेकिन आज मुझे पता चल रहा है कि हमारा तो पूरे का पूरा स्टेट ही बहुत ज्यादा वीक है। वहीं पर उनकी साइड पर एक शॉप होती है जिसके ऊपर मार्शल पवेलियन लिखा होता है। मिंग उसकी बोर्ड की तरफ देखता है और कहता है, ये कौन सी शॉप है, चलो अंदर चल के देखते हैं। वो लड़का उसे कहता है, ये एक स्पेशल शॉप है जहाँ पर तुम्हें मार्शल आर्ट्स के रिलेटेड कुछ भी मिल सकता है। यहाँ पर सारी टेक्निक्स अवेलेबल है। तुम्हें यहाँ पर स्पिरिचुअल स्टोन्स मिल सकते हैं। स्पिरिचुअल स्टोन्स को तुम यहाँ पर बेच सकते हो और उनको खरीद भी सकते हो। और साथ ही वो लड़का उसे कहता है, हम जैसे आम लोग ऐसी बड़ी शॉप्स में नहीं जा सकते, इसलिए मुझे नहीं लगता कि हमें अंदर जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जाने से सिर्फ हमारी इंसल्ट ही होगी और कुछ भी नहीं होने वाला। मिंग उसे कहता है, सिर्फ एक बार अंदर चल के देखते हैं, इससे कौन सा हमारा नुकसान होने वाला है, चलो चलिए। और फिर वह साथ ही अंदर चला जाता है, जबकि वो लड़का भी फिर उसके साथ ही आ जाता है। सामने शॉप अंदर खड़ा होता है। वो उसे कहता है, जेंटलमैन मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ? मिंग उसे कहता है, मुझे एक मार्शल आर्ट्स का स्किल चाहिए। तुम एक मार्शल आर्ट्स का स्किल कितने में बेच रहे हो? शॉप ओनर उसे कहता है, हम लोग गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स नहीं लेते, हम लोग यहाँ पर सिर्फ मार्शल कॉइन्स लेते हैं या फिर स्पिरिचुअल स्टोन्स लेते हैं, इसलिए अगर तुम्हारे पास गोल्ड कॉइन्स या सिल्वर कॉइन्स हैं तो फिर तुम यहाँ से जा सकते हो। वो लड़का मिंग से कहता है, मास्टर मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये जगह हमारे लिए नहीं है, हम जैसे आम लोग यहाँ पर नहीं आ सकते। हमारे जो पैसे हैं जैसे गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स वो यहाँ पर बिल्कुल बेकार हैं, इसलिए यहाँ से चलते हैं और ज्यादा बेइज्जती करवाने की जरूरत नहीं है। मिंग उसे कहता है, मैं यहाँ पर अपनी बेइज्जती करवाने के लिए थोड़ी आया हूँ। मिंग जल्दी से अपने पास से वो स्क्रॉल निकालता है जिसके ऊपर बिलो फिस्ट की टेक्निक लिखी हुई है। मिंग कहता है, ये ग्रेड 8 की मार्शल आर्ट्स का स्किल है। ग्रेड 8 की मार्शल आर्ट्स की स्किल का सुनकर मिंग के साथ वाला लड़का बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। शॉप ओनर जल्दी से अपने आई ग्लास को सामने करते हुए उस स्क्रॉल को खोल लेता है और उसको पढ़ना स्टार्ट करता है और कहता है, वैसे तो एक ग्रेड 8 के मार्शल आर्ट्स के स्किल को हम लोग यहाँ पर 50 कॉइन से लेकर 3000 कॉइन तक खरीद लेते हैं। ये डिपेंड करता है कि तुम्हारे पास ग्रेड 8 की कौन सी मार्शल आर्ट्स की स्किल है, पहले मुझे इसे चेक करना होगा। मिंग भी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, वाकई में ये स्किल वाला स्क्रॉल 3000 लियांग्स का है। मिंग उसे कहती है, ये मार्शल आर्ट्स के स्किल बहुत ज्यादा स्पेशल होते हैं। एक मार्शल आर्ट्स का स्किल पूरी की पूरी फैमिली को कल्टीवेट करवाने के लिए काफी होता है, इसलिए ये बहुत ज्यादा महंगे हैं। शॉप ओनर मिंग से कहता है, क्या तुम अपनी इस टेक्निक को जो कि स्क्रॉल के अंदर लिखी हुई है उसको यूज करते हुए मुझे एक जबरदस्त पंच मार सकते हो? मुझे चेक करना है कि तुम्हारी ये टेक्निक वाकई में पावरफुल है या नहीं। मिंग उसे कहता है, क्या तुम वाकई में श्योर हो कि मुझे अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज करना है? शॉप ओनर कहता है, हाँ मैं प्रोफेशनल हूँ, तुम अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज कर सकते हो। मिंग अपनी फुल पावर को यूज करते हुए बिलो 8 पंच को यूज करता है और उसके चेहरे पर एक जबरदस्त पंच मारता है जिससे वो अपनी शॉप को तोड़ता हुआ पीछे जाकर दीवार के साथ गिरता है। मिंग भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है,
वो बंदा बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था, इसलिए मैंने अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज कर लिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने उसे पंच मारकर मार दिया है। शॉप ओनर थोड़ी देर के बाद खांसता हुआ वहाँ से उठकर आता और कहता है, तुम्हारा जो पंच तो काफी ज्यादा जबरदस्त था, ये स्किल वाकई में एक रियल स्किल है। मिंग उसे कहता है, मुझे लगता है कि पहले तुम्हें एक डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वो उसे कहता है, नहीं डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, मैं एक प्रोफेशनल हूँ, इस तरह के पंचेस तो मैं खाता रहता हूँ ताकि हम लोग स्किल्स को जांच सकें। मिंग कहती है, लगता है कि ये मार्शल आर्ट्स के ग्रेड 3 का ग्रैंड मास्टर है, इसी वजह से तो जब मिंग ने अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ इसको पंच मारा था, लेकिन फिर भी इसको कोई खास फर्क नहीं पड़ा। शॉप ओनर मिंग से कहता है, तुम्हारी ये टेक्निक वाकई में रियल है, मैंने इसको जांच लिया है, तुम्हारी ये टेक्निक के बदले में मैं तुम्हें 3200 लियांग्स दूंगा। मिंग के साथ वाला लड़का तो ये बात सुनकर बेहोश हो जाता है, क्योंकि उसने 3200 स्पिरिचुअल स्टोन्स के बारे में तो कभी सुना भी नहीं है, ना ही उसने कभी इतने ज्यादा स्पिरिचुअल स्टोन्स एक साथ देखे हैं। मिंग कहता है, मैंने वैसे भी इस टेक्निक को मास्टर कर लिया है, इस स्क्रॉल को अपने पास रखने का कोई फायदा नहीं। वैसे भी मेरे लिए बिमिंग और बहुत सारे स्क्रॉल्स निकालती रहती है, लगता है कि उसके पास और बहुत सारे ऐसे स्क्रॉल्स हैं और बहुत सारी टेक्निक्स हैं, उसके पास अपनी कोई डायमेंशन पॉकेट है। बिमिंग मिंग से कहती है, हमें स्पिरिचुअल स्टोन्स नहीं चाहिए, इसे कहो कि तुम्हें मार्शल कॉइन्स चाहिए। मार्शल कॉइन्स जो होते हैं ये हार्ड करेंसी की सूरत में होते हैं और इन सभी को मार्शल डोमिनेटर लेवल के बंदों ने बनाया होता है और ये किसी वक्त भी यूज किए जा सकते हैं। तुम इनसे फॉर्मेशंस भी बना सकते हो। बहुत सारे मार्शल कॉइन्स को तुम एक साथ यूज करते हुए एक जबरदस्त स्किल शॉट भी लगा सकते हो, इसलिए तुम्हें मार्शल कॉइन्स चाहिए, स्पिरिचुअल स्टोन्स लेने हैं। मिंग कहता है, तो इसका मतलब हम लोग पैसे को यूज करके किसी को भी मार सकते हैं, ये तो वाकई में अच्छी बात है। फिर वो शॉप ओनर से कहता है, हमें स्पिरिचुअल स्टोन्स नहीं चाहिए, हमें मार्शल कॉइन्स चाहिए, तुम हमें इसके बदले में कितने मार्शल कॉइन्स दोगे? वो शॉप ओनर उसे कहता है, मैं तुम्हें 8 मार्शल कॉइन्स दे सकता हूँ, और फिर वो उसे 8 मार्शल कॉइन्स दे देता है। मिंग उन 8 मार्शल कॉइन्स को अपने हाथ में लेकर बाहर आ जाता है और यहीं पर हमारी एपिसोड 12 का एंड होता है। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि इन मार्शल कॉइन्स को कैसे यूज किया जा सकता है। वीडियो की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? रिवेंज सीकर के एपिसोड 13 के साथ हाजिर हूँ। मिंग एक शॉप के अंदर अपने एक मार्शल आर्ट स्किल्स को बेच देता है और जहाँ से उसे 8 मार्शल कॉइन्स मिलते हैं, वो उन मार्शल कॉइन्स को लेकर बाहर आ जाता है। मिंग कहता है, ये मार्शल कॉइन्स तो बहुत ज्यादा भारी हैं, इनमें से एक कॉइन का वजन भी आधा किलो होगा। मिंग एक मार्शल कॉइन को सामने की तरफ करता है और कहता है, मिंग ने कहा था कि हम इन कॉइन्स को वेपन्स के तौर पर यूज कर सकते हैं, लेकिन उसे अभी पता नहीं है कि इनको कैसे यूज करते हैं। दूसरे वाला लड़का उसे कहता है, मास्टर ये कॉइन्स तो बहुत ही स्पेशल ट्रेजर्स हैं, आप इनको ऐसे ही सामने नहीं रख सकते, जल्दी से इनको छुपा लें। मिंग उससे कहता है, अच्छा ठीक है, और साथ ही वो अपने कॉइन्स को अपनी थैली के अंदर वापस रख लेता है। वो लड़का मिंग से कहता है, हम काफी देर से यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, मुझे एक बहुत ही अच्छी जगह पता है जहाँ पर तुम अपने पैसे का बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो और हो सकता है तुम अपने पैसे को डबल कर लो। और फिर वो लड़का मिंग को लेकर कसिनो चला जाता है। मिंग जैसे वहाँ पर देखता है तो वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं जो कि गेम्स खेल रहे होते हैं। मिंग कहता है, ये तो एक कसिनो है, तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? वो लड़का मिंग से कहता है, ये हमारे इस शहर का सबसे बेस्ट कैसीनो है और यहाँ पर जितने भी मालिक हैं वो सारे बिग शॉट्स हैं। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि रॉयल फैमिलीज के साथ भी उनके ताल्लुकात हैं, इसलिए उनके पास बहुत सारा पैसा है। अगर तुम यहाँ पर पैसा कमाना चाहते हो तो तुम्हें यहाँ पर जाकर गेम खेलनी चाहिए। वो उसे दरवाजे पर छोड़ने के बाद कहता है, मैं यहाँ पर अंदर नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, इसलिए तुम अकेले अंदर चले जाओ, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, वापसी पर तुम्हें मिलता हूँ। और वो मिंग को वहीं पर छोड़कर जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। लेकिन जैसे ही वो दूसरी तरफ जाता है तो वहीं पर दीवार के साथ एक बंदा खड़ा होता है। वो उसे कहता है, आयरन डॉग, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, इसी तरह के और भी कस्टमर्स लेकर आते रहो और तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिलता रहेगा। और वो अपने पास से एक पैसों की थैली निकालता है और उसके हाथ में रख देता है। आयरन डॉग उसके हाथ से वो पैसों की थैली ले लेता है और कहता है, मैं तो आज बहुत ज्यादा लकी था जो मुझे ये अमीर लड़का मिल गया। इस तरह के कस्टमर रोजाना कहाँ मिलते हैं, लेकिन फिर भी जैसे मुझे वो कस्टमर मिलेगा मैं तुम्हारे पास ले आऊंगा। मिंग वहाँ पर अंदर तो चला जाता है लेकिन उसे कोई भी गेम खेलनी नहीं आती। मिंग काफी ज्यादा परेशान होता है और कहता है, अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मैं तो अपने सारे के सारे पैसे गवा दूंगा। मिंग कहता है, चलो फिर ठीक है, मुझे बाहर चले जाना चाहिए। लेकिन उसी वक्त 2-3 लड़कियाँ आगे बढ़ती हैं और उसे कहती हैं, मास्टर तुम कौन सी गेम खेलना चाहोगे, चलो हम तुम्हें रास्ता दिखाते हैं, हम तुम्हें लेकर चलते हैं, कौन सी टेबल पर बैठोगे? बिमिंग मिंग से कहती है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, जाओ जाकर खेलो, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। मिंग उन 9 लड़कियों से कहता है, चलो फिर ठीक है, मुझे लेकर चलो, किसी भी गेम पर ले चलो, मैं जाके खेलूंगा। बिमिंग उससे कहती है, मुझे लगता है कि वो लड़का तुम्हें जानबूझकर यहाँ पर लेकर आया है। इस कसिनो के ओनर ने उसे कुछ पैसे दिए होंगे तुम्हें यहाँ पर लेकर आने के लिए, ताकि तुम अपने सारे के सारे मार्शल कॉइन्स को गंवा दो। मिंग उससे कहता है, तो फिर भी तुम मुझे यहाँ पर गेम खेलने के लिए क्यों कह रही हो? तुम्हें पता है कि मैं अपने सारे के सारे मार्शल कॉइन्स गंवा दूंगा। बिमिंग उससे कहती है, वो भिखारी एक बहुत बड़ा गैम्बलर था, कसिनो में उससे ज्यादा अच्छा गैम्बलर और कोई भी नहीं था। मुझे लगता है कि उसने तकरीबन 8000 लोगों को हराया है, उसकी सारी मेमोरीज अब मेरे पास है, तो मुझे ये सारी गेम्स खेलना आती है, इसलिए तुम्हें
परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो लड़कियां मिंग को वीआईपी सेक्शन की तरफ ले जाती है जहाँ पर सारे वीआईपी लोग होते हैं। मिंग उनके साथ जाकर बैठ जाता है और उनके साथ खेलना स्टार्ट करता है। मिंग सबसे पहले अपने पास से 2 मार्शल कॉइन्स निकालता है और उनके सट्टे पे लगा देता है। वो लोग भी इसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, क्या तुम मार्शल कॉइन्स को सट्टे पे लगाना चाहती हो? क्या वाकई में तुम श्योर हो? वो लोग भी सोच रहे होते हैं, लगता है कि ये लड़का बहुत ज्यादा अमीर है या फिर किसी अमीर बाप की औलाद है जो अपने मार्शल कॉइन्स को इसी तरह वेस्ट कर रहा है। वो उससे कहती हैं, क्या तुम वाकई में 2 मार्शल कॉइन्स को यहाँ पर यूज करना चाहते हो? मिंग उसे कहता है, ये ज्यादा नहीं है, चलो जल्दी करो और डाइस दिखाओ। मिंग बिमिंग से कहता है, बिमिंग क्या तुम वाकई में श्योर हो? अगर मैं यहाँ पर हार गया तो ये दोनों के दोनों मार्शल कॉइन्स मेरे हाथ से चले जाएंगे। अगर इन मार्शल कॉइन्स को मैं जाके मार्केट में बेचूंगा तो पूरे का पूरा घर खाना खा सकता है। बिमिंग उसे कहती है, मास्टर मैंने आपसे कहा ना कि ये गेम सिर्फ आप ही जीतने वाले हैं, मैं पक्का श्योर हूँ, अब बस इस गेम को खेलें। गेम जॉकी उनसे कहता है, चलें फिर ठीक है, अपनी अपनी बेट्स को फाइनल कर लें। मैं इस डाइस को रोल करके इस गेम को एंड करने वाला हूँ। और पहली बार में मिंग जीत जाता है। उसे 2 मार्शल कॉइन्स के बदले में बहुत सारे मार्शल कॉइन्स मिलते हैं। वो दोनों लड़कियां जो उसके साइड पे खड़ी होती है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है, मास्टर आप तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। मिंग भी काफी ज्यादा खुश होता है और बिमिंग से कहता है, मैंने तो सिर्फ एक ही बार में 2 से 8 कॉइन जीत लिए, अब आगे क्या? अब मुझे आगे क्या करना है? बिमिंग उसे कहती है, अब आगे फिर से बैट करो। 1 घंटे के बाद दिखाते हैं मिंग के पास और भी बहुत सारे मार्शल कॉइन्स हो जाते हैं। 4 घंटे के बाद दिखाते हैं कि मिंग के सामने बहुत सारे मार्शल कॉइन्स पड़े होते हैं। मिंग ने बहुत सारे मार्शल कॉइन्स जीते होते हैं, जबकि उसके साथ वाली दोनों लड़कियां बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहती हैं, हम दोनों का काम तो ये था कि इस लड़के को उससे सारे के सारे पैसे गंवाने हैं, लेकिन हमारे होते हुए इस लड़के ने यहाँ पर 200 मार्शल कॉइन्स को जीत लिया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मास्टर हमसे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे। थोड़ी देर के बाद वो बंदा भी अंदर आ जाता है जिसने आयरन डॉग को पैसे दिए थे। वो उन सबसे कहता है, लगता है कि यहाँ पर सभी लोग बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं, अगर तुम सब लोगों को बुरा ना लगे तो मैं भी इस गेम को ज्वाइन करना चाहूंगा। वो आते मिंग के सामने आकर बैठ जाता है। वो मिंग से कहता है, तुम्हारा चेहरा कुछ जाना पहचाना नहीं लग रहा, लगता है कि तुम यहाँ के नहीं हो। मिंग उसे कहता है, हाँ मैं यहाँ पर पहली बार आया हूँ, मुझे यहाँ पर किसी ने भेजा था, मैं इस कासिनो में पहली बार आया हूँ। वो कासिनो का ऑनर उसे कहता है, मेरा नाम हाओलंग जू है, मैंने तुम्हारे स्किल्स को देखा है, तुम तो काफी ज्यादा माहिर खिलाड़ी हो, क्या तुम मेरे साथ खेलना चाहोगे? हम दोनों बैट लगाते हैं। बिमिंग मिंग से कहती है, तुम्हें इसके साथ खेलना है, लेकिन तुम्हें इसके साथ खेलने के बाद हारना है। 70 कॉइन्स को हारने के बाद इसे कहना कि तुम्हें आगे गेम नहीं खेलनी और तुम यहाँ से वापस चले जाना। मिंगू से कहता है, चलो भी ठीक है, हम दोनों खेलते हैं। और वो दोनों बैट लगाते हैं। कुछ देर के बाद का सीन दिखाते हैं। मिंगू उसके हाथों से 70 कॉइन्स को हार जाता है और वो भी काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है, अब ये सारे के सारे कॉइन्स मेरे हैं, लगता है कि तुम्हारी किस्मत खराब हो गई है। मिंग उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है, चलो भी ठीक है, मुझे अपनी हार मंजूर है, मुझे लगता है कि मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं दे रही, मैं अगली बार फिर से आऊंगा और डबल पैसों के साथ तुम्हारे साथ खेलूंगा। और मिंग उस वीआईपी रूम से उठकर बाहर चला जाता है। हाओलंग जू उन दोनों लड़कियों से पूछता है, क्या तुम दोनों ने देखा है कि वो लड़का किस तरह चीटिंग कर रहा था? वो दोनों लड़कियां उसे कहती है, उसने कोई भी अजीब हरकत नहीं की, मुझे नहीं लगता कि वो चीटिंग कर रहा था, लगता है कि उसकी किस्मत उसके साथ थी। हाओलंग जू भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, ये क्या बकवास है, वो अपनी मर्जी से यहाँ पर जीत रहा था और अपनी मर्जी से मेरे सामने हार गया और यहाँ से चला गया। तुम्हें पता है कि आज मुझे यहाँ पर कितना ज्यादा नुकसान हो गया है? मुझे पता है कि वो लड़का यहाँ पर चीटिंग कर रहा था, लेकिन उसका मास्टर कौन है, वो कौन सी फैमिली बैकग्राउंड से आया है? मिंग जैसे कासिनो से बाहर निकलता है, आयरन डॉग बाहर ही खड़ा होता है। वो उसे कहता है, हेलो ब्रदर, कैसे हो तुमने यहाँ पर कुछ पैसे कमाए? मिंग उसे कहता है, नहीं मैंने कुछ ज्यादा नहीं कमाया, मैं बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ, मुझे अब अपने सोने के लिए एक जगह ढूंढनी है। फिर वो उसे बाय बोलकर वहाँ से चल देता है। मिंग के वहाँ से जाने के बाद आयरन डॉग काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, इसका चेहरा देखकर तो लगता है कि इसने अपने सारे के सारे पैसे गवा दिए हैं, लेकिन यार मुझे इससे क्या, इसकी वजह से मैंने तो बहुत सारा पैसा कमा लिया है। लेकिन उसी वक्त हाओलंग जू के सामने आकर खड़ा होता है और उसे कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम मेरे कसीनो में एक ठग को लेकर आए थे, उसने मेरे कसीनो का बहुत सारा पैसा लूट लिया और मुझे पता भी नहीं चलने दिया, उसने कौन सी ट्रिक इस्तेमाल की, और साथ ही वो उसे एक जबरदस्त पंच मारता है और अपने हाथ को उसकी बॉडी के आर पार कर देता है। जबकि नेक्स्ट सीन एक होटल का दिखाया जाता है। मिंग एक होटल में जाकर एक रूम लेता है और वहीं पर जाकर बैठा होता है और बिमिंग से पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया? मैं वहाँ पर जीत रहा था, लेकिन तुमने मुझे हारने का क्यों कहा? बिमिंग उसे कहती है, मास्टर मुझे लगता है कि आपको इस बारे में पता होना चाहिए कि कभी भी कुछ ज्यादा नहीं करना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर रुकना है और कहाँ पर चलना है। कसीनो एक ऐसी जगह है जहाँ पर अगर आप जीत जाते हैं तो आप अपनी मर्जी से आसानी के साथ वहाँ से बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि कसीनो का मालिक कभी भी अपना नुकसान होता हुआ बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने तुम्हें हारने के लिए इसलिए कहा था क्योंकि वो सब लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए थे, क्योंकि उन्हें इस बारे में नहीं पता था कि तुमने कोई चीटिंग की है या फिर तुम्हारी किस्मत है या फिर तुम्हारी बैकिंग में कोई बहुत बड़ी फैमिली है। लेकिन अगर तुम वहाँ पर हारते नहीं और सारे के सारे मार्शल कॉइन्स जीत कर वहाँ से बाहर आने की कोशिश करते तो वो लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते और वो तुम्हारी बैकग्राउंड की परवाह किए बगैर तुम्हारे पर अटैक कर देते या तो तुम्हें मार देते और तुम्हारे हाथ से सारे सारे मार्शल कॉइन्स को छीन लेते। मिंग कहता है, तो इसका मतलब मुझे लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ही
नया हूँ इस सब के लिए। हालंग जू मुझे टेस्ट कर रहा था। वो अपने मार्शल कॉइन्स की तरफ देखता और कहता है, लेकिन छोड़ो, मैंने उस कासिनो में से 120 मार्शल कॉइन्स को जीता है, जो कि बहुत ज्यादा है। बिमिंग उससे कहती है, मास्टर अगर आप बहुत ज्यादा पावरफुल होते, अगर आपकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा होती, आप उन सबको हराने के काबिल होते, तो अगर आप सारे का सारा पैसा लेकर वहाँ से वापस भी आना चाहते तो कोई भी आपको नहीं रोकता। मास्टर अब जबकि आपने अपनी ब्लड कल्टीवेशन को कंप्लीट कर लिया है, अब बाकी का काम बचा है कि आपने अपनी कल्टीवेशन को स्टार्ट करना है। आपने अपनी मेरिडियंस की कल्टीवेशन को स्टार्ट करना है। मेरिडियन पॉइंट्स की कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए आपको एक स्पेशल टेक्निक को यूज करना पड़ेगा। मसल बोन स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज को परफॉर्म करना पड़ेगा। इससे आपके मेरिडियंस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे और आपकी की पावर बढ़ेगी। नेक्स्ट सीन 5 दिन के बाद का होता है। मिंग उन लोगों के साथ कश्ती में बैठकर सन सेक्टर की तरफ जा रहा होता है, जबकि वो अपने रूम में बैठा अपनी बॉडी को कल्टीवेट कर रहा होता है। दरवाजा खुलता है, वो लड़की अंदर आती है। उसके हाथ में एक बाउल होता है जिसके अंदर उसने इसके लिए सूप बनाया होता है। वो मिंग से कहती है, मैं तुम्हारे लिए सूप लेकर आई हूँ, इसे पी लेना। मिंग उसे कहता है, सिस्टर मुझे लगता है कि मेरी वजह से तुम लोगों को बहुत ही मुश्किल हो रही है। तुम लोगों का फ्री का खाना खा जाता हूँ और तुम लोगों के बिस्तर को यूज कर रहा हूँ। वो लड़की आगे बढ़ती है और उसे कहती है, अब जबकि तुमने मुझे सिस्टर कह ही दिया है तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है। ऐसे समझ लो कि मैं अपने छोटे भाई के लिए ये सब कुछ कर रही हूँ। मैं तुम्हारे लिए सूप बनाकर लाई हूँ, चलो इसे जल्दी से पी लो। सिस्टर उससे पूछती है, तुम यहाँ पर कौन सी टेक्निक को कल्टीवेट करने की कोशिश कर रही हो। मिंग कहता है, ये कोई स्पेशल टेक्निक नहीं है, मैं तो बस फाउंडेशन बिल्डिंग वाली टेक्निक को परफॉर्म कर रहा हूँ ताकि मैं अपनी की पावर को बढ़ा सकूँ। सिस्टर उसे कहती है, तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा अमेजिंग हो। मैंने तुम्हारे जैसे किसी लड़के को इस तरह प्रैक्टिस करते हुए नहीं देखा। तुम तो दिन रात प्रैक्टिस करते रहते हो। शायद इसी वजह से रेड सन सेक्टर वालों ने तुम्हें अपना आउटर डिसाइपल बनाया है। मिंग उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देता है और कहता है, तुम्हारी बात सुन के तो ऐसे लगता है जैसे कि मैं कोई पागल इंसान हूँ जो कि हर वक्त कल्टीवेशन करता रहता है। वो दोनों अभी वहीं पर खड़े बातें कर रहे होते हैं कि उसी वक्त वो शिप हिलना शुरू हो जाता है। उनके ऊपर किसी ने अटैक किया होता है। सिस्टर बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे पर पायरेट्स ने अटैक कर दिया होगा। उसी वक्त बाहर का सीन दिखाते हैं, पीछे पायरेट्स की 3 कश्तियां लगी होती हैं। उस लड़की का भाई बाहर ही खड़ा होता है और वो कहता है, ये तो पायरेट्स है, मुझे नहीं लगा था कि पायरेट्स का यहाँ पर सामना करना पड़ेगा। सिस्टर बाहर निकलती है और उसे कहती है, ब्रदर क्या है, आज ये सारे पायरेट्स अचानक कहाँ से आ गए। उसका भाई उसे कहता है, तुम यहीं पर रुको, बाहर मत आना, मैं इनको डील करता हूँ। वो लड़का आगे बढ़ता है और उन सबसे कहता है, मेरा नाम टाइमिंग है, आप सब लोग मुझे अपना नाम बताना चाहेंगे। मैं निमक का ताजर हूँ और मैं मैपल लीफ सिटी से दूसरे शहरों तक सामान लेकर जाता हूँ। पायरेट्स का बॉस आगे से हंसना शुरू कर देता है और कहता है, तुम्हारा नाम टाइमिंग है, मैंने कभी ये नाम नहीं सुना। चलो ठीक है, अब तुमने मेरा नाम पूछ ही लिया है तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें अपना नाम बताता हूँ। मेरा नाम डेफी जियांग है और मैं इस ब्लैक वाटर गैंग का लीडर हूँ। टाइमिंग अपने पास एक छोटा सा बॉक्स निकालता है जिसके अंदर बहुत सारा गोल्ड होता है। वो उनसे कहता है, चले फिर ठीक है, आप इस गोल्ड को रख लें और हमें यहाँ से जाने दें, इस तरह हम दोनों का फायदा हो जाएगा, हमें लूटने से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। डेफी जियांग आगे से हंसना शुरू कर देता है और कहता है, ये सारा कुछ तो मैं वैसे ही तुमसे लेने वाला हूँ। हाँ मैं तुम्हें यहाँ से जाने दे सकता हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें इस लड़की को हमारे पास छोड़कर जाना होगा। हम इस लड़की को कुछ दिन अपने पास रखेंगे। जबकि सिस्टर भी उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है और यहीं पर हमारी एपिसोड 13 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। रिवेंज सीकर के एपिसोड 14 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मिंग उन दोनों ट्रेडर्स के साथ रेड सन सेक्टर की तरफ जा रहा होता है कि रास्ते में उनके ऊपर पायरेट्स अटैक कर देते हैं। पायरेट्स का बॉस उन सबसे कहता है, ठीक है मैं तुम सब लोगों को यहाँ से जाने दूंगा, लेकिन बदले में इस लड़की को हमारे पास छोड़ जाओ, उसके बाद तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। वो लड़की ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। टाइमिंग उसे कहता है, ब्रदर हम सब लोग यहाँ पर पैसे कमाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए तो हम लोग घर से निकले हुए हैं। तुम्हें ये पैसे लेकर हमें यहाँ से जाने देना चाहिए, तुम कुछ ज्यादा ही मांग रहे हो। बाकी के सारे पायरेट्स भी चलाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, अपनी बकवास बंद करो। जब बॉस ने कहा ये लड़की हमारे पास रुकेगी तो ये लड़की हमारे पास ही रुकेगी। अगर तुम्हें यहाँ से जाना है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। अगर तुमने हमारे बॉस के ऑर्डर्स को नहीं माना तो हम तुम सब लोगों को मार डालेंगे। पायरेट्स का लीडर भी हंसना शुरू कर देता है और कहता है, चलो फिर ठीक है, अगर तुम मेरी बात आसानी से नहीं मानते तो ठीक है, मैं तुम लोगों को मार डालता हूँ और उसके बाद इस लड़की के साथ जो चाहे वो कर सकता हूँ। टाइमिंग को उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो आगे बढ़कर उन पर अटैक करने लगता है। लेकिन उसी वक्त मिंग बड़ी स्पीड के साथ अपने फ्लैश टैप को यूज करता हुआ उनमें से बहुत सारे पायरेट्स को नीचे गिरा देता है। मिंग उससे कहता है, टाइमिंग मैं काफी दिनों से तुम लोगों का खाना खा रहा हूँ और वो भी बिल्कुल फ्री में, लगता है कि कीमत अदा करने का वक्त आ गया है। चलो फिर ठीक है, इन सभी को मैं मारता हूँ और बदले में तुम्हारी कीमत अदा हो जाएगी। वैसे भी खाना खाने के बाद मैं काफी दिनों से प्रैक्टिस कर रहा था, हाथ में बहुत ज्यादा खुजली हो रही है, मुझे अपनी ट्रेनिंग के रिजल्ट्स देखने हैं। कहीं तुम्हें इस सब से कोई एतराज तो नहीं ब्रदर टाइमिंग। पायरेट्स के बॉस के पास एक बड़ा सा कुल्हाड़ा होता है। वो अपने बड़े कुल्हाड़े के साथ मिंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और वो अपना कुल्हाड़ा
उसके ऊपर चला देता है, लेकिन उसी वक्त टाइमिंग उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और अपनी पावर्स को यूज करते हुए एक शील्ड बना लेता है और उन पायरेट्स के बॉस को पीछे की तरफ धकेल देता है। टाइमिंग मिंग से कहता है, हाँ क्यों नहीं, तुम मेरा साथ दे सकते हो। दोनों मिलकर इनसे फाइट करते हैं। मिंग एक जबरदस्त स्टैंस लेता है और अपनी ह्यूमन स्ट्राइकिंग फुटवर्क को यूज करते हुए बड़ी स्पीड के साथ सामने की तरफ जाता है और एक टॉर्नेडो बनाते हुए रास्ते में आने वाले सारे पायरेट्स को नीचे की तरफ गिरा देता है। सिस्टर भी अपनी बोट पर खड़ी ये सब कुछ देख रही होती है और कहती है, ये लड़का तो वाकई में बहुत ज्यादा अमेजिंग है। वो सारे पायरेट्स तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। ये लड़का उनसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मिंग उन सभी के ऊपर अटैक कर रहा होता है और वो सारे हवा में ऊपर की तरफ उड़ रहे होते हैं। मिंग कहता है, मैंने अभी तक अपनी ब्लो एड फिस्ट को तो यूज भी नहीं किया। मैं अभी तक सिर्फ अपनी रॉ पावर को यूज कर रहा हूँ। लगता है ये कल्टीवेट करने का बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। मिंग काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है, मैंने तो सिर्फ एक पंच ही यूज किया है और इन सबको ढेर कर दिया। मिंग उसे कहती है, मास्टर ये बात बिल्कुल ठीक है कि आपने प्रैक्टिस करने की वजह से काफी ज्यादा स्ट्रेंथ हासिल की है। अगर आपकी बेसिक फाउंडेशन बहुत ज्यादा अच्छी हो तो आपकी की गैदरिंग की बहुत ज्यादा अच्छी होने वाली है। एक नॉर्मल यूजर के पास एक ग्रेड 5 का डिसाइपल हो, उसके पास सिर्फ 2000 जिन्स की पावर होती है, लेकिन क्योंकि तुम ठंडे पानी में बैठकर अपनी बॉडी को कल्टीवेट करते रहे हो, इसलिए तुम्हारे पास 2000 नहीं बल्कि 15000 जिन्स की पावर है। मिंग ये बात सुनकर काफी ज्यादा खुश रहता है और कहता है, इसीलिए मेरे हाथों में अभी भी खुजली हो रही है। मुझे लगता है कि मुझे और भी किसी को पीटना चाहिए। ये सारे तो बहुत ज्यादा वीक थे, ये तो मेरा एक पंच भी नहीं खा पाए। वहीं पर वो टाइमिंग और पायरेट्स के लीडर की तरफ देखता है जो कि दोनों फाइट कर रहे होते हैं। मिंग कहता है, लगता है कि ये बॉस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये मेरा एक पंच खा पाएगा, वो भी फुल स्ट्रेंथ के साथ। पायरेट का बॉस अपने बड़े कुल्हाड़े के साथ टाइमिंग के ऊपर अटैक करता है। टाइमिंग उसे डॉज कर लेता है, लेकिन बॉस जैसे ही अपने पीछे की तरफ देखता है तो उसके सिर्फ 1-2 साथी रह गए होते हैं। बॉस कहता है, ये लड़का तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसने मेरे बहुत सारे लोगों को मार दिया है। मिंग उसे कहता है, यहाँ से भागने की सोचना भी मत, मैं तुम्हें यहाँ से भागने नहीं देने वाला। पायरेट्स का लीडर उसे कहता है, तुम क्या चाहते हो, क्या तुम हम सभी को मारना चाहते हो? मिंग उसे कहता है, नहीं, मैं तुम सबको मारना नहीं चाहता, मैं बस चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए मेरे पंचिंग बैग का काम करो। चलो मैं तुम्हारे लिए एक ऑफर देता हूँ, अगर तुम मेरे एक फुल स्ट्रेंथ वाले पंच को खाने को तैयार हो या रेजिस्ट किए तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। मैं तुम सब लोगों को यहाँ से जाने दूंगा। हाँ, तुम अपने डिफेंस को भी यूज कर सकते हो, चाहे तुम जितनी मर्जी अपनी डिफेंसिव पावर को यूज कर सकते हो। पायरेट बॉस के साथी भी उसके पास आ जाते हैं और कहते हैं, बॉस हमें यहाँ पर मरना नहीं है, ये लड़का काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, सिर्फ एक पंच की तो बात है। इस लड़के का पंच कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है, आप इसका एक पंच तो खा ही सकते हैं। टाइमिंग उसे कहता है, मिंग मुझे नहीं लगता कि ये अच्छा आइडिया है, मुझे लगता है कि इसे यहीं पर मार देना चाहिए। कल को ये किसी और को भी लूटेंगे और उन्हें भी नुकसान पहुंचाएंगे, इसलिए इनको छोड़ना बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। मिंग उसे कहता है, ब्रदर तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरा पंच इतना भी आसान नहीं है कि जो कोई भी खा ले। पायरेट्स का बॉस भी रेडी हो जाता है और कहता है, चलो फिर ठीक है, आओ और मुझे पंच मारो, लेकिन बाद में इस बात से मुकरना मत। बॉस जल्दी से अपने बाजुओं को अपने सामने कर लेता है, यानी कि वो अपने डिफेंसिव को टाइट कर लेता है। मिंग उसे कहता है, चलो फिर रेडी हो जाओ, मैं आने वाला हूँ, और वो अपने पंच को रेडी करके उसे पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है। मिंग उसे एक जबरदस्त पंच मारता है। वो अपने बाजू को सामने की तरफ करते हुए उसके पंच को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पंच नहीं रोक पाता और सीधा उसके चेहरे पे आके उसका पंच लगता है, जिससे वो पीछे डेक को तोड़ता हुआ पानी के अंदर जाकर गिर जाता है। बॉस के साथी भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, हमारा बॉस तो एक ग्रेड 9 का डिसाइपल था, लेकिन फिर भी इस लड़के के सिर्फ एक ही पंच से वो पीछे पानी में जाकर गिर गया है। ये लड़का तो ग्रेड 5 का डिसाइपल है, लेकिन उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है? मिंग बाकी के बचे हुए लोगों से कहता है, अगर तुम लोगों ने दोबारा किसी को लूटने की कोशिश की या किसी को नुकसान पहुंचाया तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा, मैं तुम सब लोगों को ढूंढ कर मार डालूंगा। चलो अब जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। नेक्स्ट सीन शिप के अंदर का दिखाया जाता है। वो तीनों अंदर बैठे होते हैं। टाइमिंग मिंग से कहता है, तुम एक डिसाइपल लेवल के मास्टर हो, मैंने ऐसा मास्टर पहले कभी भी नहीं देखा। सिस्टर उसे कहती है, हाँ तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव हो, शायद इसी वजह से रेड सन सेक्टर वाले तुम्हें अपने सेक्टर का एक स्टूडेंट बना रहे हैं। मिंग उनसे कहता है, ऐसी बात नहीं है, मैं इतना भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, बस वो लोग कुछ ज्यादा ही वीक थे। सिस्टर उसे कहती है, तुम वाकई में बहुत ज्यादा अच्छे इंसान हो, पर आज तुम यहाँ पर नहीं होते तो हम तो उन पायरेट्स के हाथों से मारे जाते और वो हमारा सारा सामान भी लूट लेते। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। टाइमिंग उसे कहता है, जहाँ तक मेरा ख्याल है रेड सन सेक्टर वाले तुम्हें अपने पास ज्यादा अर्सा के लिए नहीं रख पाएंगे, क्योंकि वो एक ग्रेड 9 का स्कूल है। मुझे लगता है कि तुम्हें किसी और ग्रेड के स्कूल में जाना चाहिए। हमारे जैन स्टेट में एक ग्रेड 7 का सेक्टर भी है, तुम्हें वो ज्वाइन करना चाहिए। मिंग उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, क्या इन सेक्टर्स के भी ग्रेड्स होते हैं? मुझे तो इस बारे में पता ही नहीं था। यहीं पर फिर से बिमिंग की एंट्री होती है। बिमिंग उसे कहता है, हाँ इन सारे मार्शल आर्ट स्कूल्स के ग्रेड्स होते हैं, 1 से लेकर 9 तक इनको ग्रेडिंग दी जाती है। 9 वाला सबसे ज्यादा वीक है और 1 सबसे टॉप पर है। 1 ग्रेड के आगे रिलीजियस सेक्टर्स हैं, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, जिनकी हिस्ट्री 10,000 साल पुरानी है। मिंग उसे कहता है, मेरे पास जो डिवाइन क्लोक है, इसके अलावा जो मेरे पास बिलो 8 फिस्ट की टेक्निक है, वो सारे मोटर श्राइन से आई हैं। ये मोटर श्राइन का इसका ग्रेड कौन सा है और ये कहाँ पर है? बिमिंग उसे कहती है, मास्टर ये कुछ ऐसा है जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते, हमारी दुनिया से बहुत ज्यादा अलग है। मोटर श्राइन को कोई भी
ग्रेड नहीं दिया जा सकता क्योंकि वो इन सभी ग्रेड से बहुत ज्यादा ऊपर है। मिंग उसे कहती है अब जबकि तुम्हारे पास डिवाइन गोल्डन क्लोक है तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम एक 9 ग्रेड के सेक्टर को ज्वाइन करते हो या फिर एक 7th ग्रेड के सेक्टर को ज्वाइन करते हो। मिंग उसे कहता है चलो फिर ठीक है, हम लोग अपने पुराने प्लान पर ही चलते हैं, हम लोग रेड सन सेक्टर में चलते हैं। नेक्स्ट सीन 3 दिन के बाद का दिखाया जाता है जो कि रेड सन सेक्टर का होता है। मिंग वहाँ पर पहुँच जाता है। मिंग सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा होता है और कहता है ये तो बहुत ही अच्छा है ताकि ये सिर्फ एक 9th ग्रेड का सेक्टर है। अगर मैं किसी रिलीजियस सेक्टर की बात करूँ तो वो तो बहुत ज्यादा शानदार होगा। वहीं पर दरवाजे के बाहर रिसेप्शन डेस्क होता है जहाँ पर 2 लड़के बैठी होती है। मिंग सीधा उन दोनों के पास जाता है और उनसे कहता है मैं एक नया डिसाइपल हूँ, आउटर डिसाइपल, और मैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए आया हूँ। और वो साथ ही उन दोनों को अपना टोकन भी दिखाता है। वो दोनों से कोई भी भाव नहीं देते क्योंकि वो बहुत ज्यादा बोरिंग अंदाज में वहाँ पर बैठे होते हैं। वो दोनों से देखकर कहते हैं एक और बेकार इंसान यहाँ पर आ गया, यहाँ से सीधे जाओ और यार्ड से जाकर राइट मुड़ जाना, वहाँ पर रिसेप्शन डेस्क है, वहाँ पर एल्डर के पास जाकर अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लो। मिंग उन दोनों से कहता है क्या तुम मुझे बताओ कि आउटर यार्ड किस तरफ है और मुझे अंदर जाके किस तरफ जाना है, मैं यहाँ पर पहली बार आया हूँ। वो दोनों से कहते हैं क्या तुम्हारे पास तुम्हारी जुबान है, अंदर जाकर किसी से भी पूछ लेना, वो तुम्हें बता देगा। मिंग उन दोनों की तरफ देखकर सोच रहा होता है ये तो बहुत ही बोरिंग है और ये तो सीधी तरह से बात भी नहीं कर रहे, चलो छोड़ो मैं अंदर जाकर किसी और से पूछ लेता हूँ। मिंग के वहाँ से जाने के बाद वो दोनों आपस में बातें करना शुरू कर देती है और कहती है मैंने तुमसे कहा था यहाँ पर जितने भी आउटर डिसाइपल्स आते हैं वो सारे बहुत ज्यादा बेकार होते हैं क्योंकि इन लोगों ने अपनी फैमिली के रिसोर्सेज को यूज करते हुए यहाँ पर रिश्वत देकर आते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि ये सारी बेकार होते हैं, कुछ ही अरसे में ये यहाँ से निकल जाएगा। मिंग दरवाजे को पार करके अंदर चला जाता है। अंदर काफी सारे लोग होते हैं। मिंग कहता है ये जगह तो काफी ज्यादा बड़ी है। मिंग जैसे ही अभी थोड़ा सा अंदर जाता है तो एक लड़की भागती हुई उसके पास आती है और कहती है क्या तुम यहाँ पर नए हो, क्या तुम मुझे अपना फैमिली नेम बताओगे। मिंग उसे कहता है मेरा नाम मिंग जी है, क्यों क्या कोई मसला है। वो लड़की उसे कहती है नहीं मसला नहीं है, मैं यहाँ पर काउंसिल की हेड हूँ, यहाँ पर जितने भी नई लड़की आती है मैं उन सबको गाइड करती हूँ और उन्हें रास्ता बताती हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर भागती हुई तुम्हारी हेल्प करने के लिए आई हूँ। वो लड़की उसे कहती है तुम यहाँ पर पहली बार आए हो इसलिए तुम्हें रास्ते का नहीं पता होगा, चलो मैं तुम्हें रजिस्ट्रेशन डेस्क की तरफ ले चलती हूँ, मेरे साथ आओ। मिंग कहता है चलो फिर ठीक है तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। फिर वो लड़की आगे आगे चलना शुरू करती है जबकि मिंग भी उसके पीछे पीछे चल रहा होता है। मिंग चलते हुए उससे कहता है मैं इस बात से काफी ज्यादा हैरान हूँ कि मैं जिस भी जगह पर जाता हूँ वहाँ पर कोई न कोई मेरी हेल्प करने के लिए पहले से मौजूद होता है, पता नहीं ये उसके लिए अच्छा है या बुरा है, मुझे नहीं पता। वो लड़की उसे कहती है ये तो अच्छी बात है कि कोई न कोई तुम्हारी हेल्प करने के लिए मौजूद होता है, फिर तुम इसे ऐसा क्यों कह रही हो कि ये अच्छी बात है या बुरी बात है। मिंग उसे कहता है मैपल लीफ सिटी में मैं एक लड़के से मिला था, वो लड़का काफी ज्यादा अच्छा था और उसने मुझे काफी अच्छी अच्छी चीजें भी दिखाई, उसने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की। वो लड़की उसे कहती है उस लड़के ने तुम्हारी इतनी ज्यादा हेल्प की तो फिर ये उसके लिए इतना ज्यादा बुरा कैसे हो सकता है, ये उसका बैड लक कैसे हुआ। मिंग उसे कहता है असल में वो एक ठग था, वो मुझे बेवकूफ बनाना चाहता था, उसने मुझे लूटने की कोशिश की लेकिन बदले में मैंने उसका फायदा उठा लिया और मैंने उसी को लूट लिया, मुझे बताओ ये उसके लिए अच्छा था या बुरा था। वो लड़की उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है, ये तो उसके साथ बहुत ज्यादा अच्छा हुआ, अगर उसने तुम्हें लूटने की कोशिश की तो तुमने भी उसके साथ वैसा ही किया जैसे उसके साथ होना चाहिए था। मिंग उसे कहता है चलो अब अपना नाटक बंद करो, मुझे पता है कि वहाँ पर बहुत सारे लोग थे लेकिन तुम सीधी भागती हुई मेरे पास आई, इसका मतलब तुम मुझे किसी जाल में फंसाने की कोशिश कर रही हो और तुम मुझे यहाँ पर लेकर आई हो जहाँ पर भागने का कोई रास्ता भी नहीं है और यहाँ पर सिर्फ हम दोनों हैं, जल्दी से बताओ तुम्हारा मकसद क्या है, तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आई हो। साथियों अपने साथियों को इशारा करती है तो ऊपर से उसके बहुत सारे साथी निकल आते हैं। वो लड़की उसे कहती है लगता है कि तुम पूरी तरह इडियट नहीं हो। और यहीं पर ज़ेन जियांग भी निकल आता है और उसे कहता है कमीने मैं कब से यहाँ पर तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तो फाइनली तुम यहाँ पर आ ही गए हो, तुमने मेरे ग्रैंडफादर को मारा है, आज मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसा करूंगा कि तुम अपनी मौत की भीख मांगोगे लेकिन मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। मिंग हंसते हुए कहता है तो इसीलिए तुम मुझे यहाँ पर लेकर आए हो, तुम अपने ग्रैंडपा की मौत का बदला लेना चाहते हो, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि तुम ऐसा कर पाओगे। ज़ेन जियांग बड़ी स्पीड के साथ उस पर पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन मिंग अपने फ्लैश टैब को यूज करते हुए साइड पर हट जाता है। साथ ही मिंग के हाथ की तरफ दिखाते हैं, मिंग ने अपने हाथ के अंदर एक मार्शल कॉइन रखा होता है और उसने अपने हाथ को पीछे की तरफ छुपाया होता है। ज़ेन जियांग भी काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है मैं एक वॉरियर लेवल का एक्सपर्ट हूँ लेकिन फिर भी इसकी स्पीड मुझसे काफी ज्यादा है। ज़ेन जियांग उसे कहता है तुम्हारी स्पीड काफी ज्यादा अच्छी है लेकिन ये भी तुम्हें बचा नहीं पाएगी, आज तुम्हारा मरना तय है, तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे। और यही बार हमारी एपिसोड 14 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। रिवेंज सीकर के एपिसोड 15 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मिंग जैसे ही रेड सन सेक्टर में जाता है तो वहीं पर सबसे पहले उसका सामना अपनी फैमिली के ज़ेन जियांग के साथ होता है जिसके ग्रैंडपा को उसने मारा है। वो अपना बदला लेने के लिए वहीं पर रुका होता है और उसे एक जाल में फंसा लेता है। ज़ेन जियांग उसके ऊपर अटैक करता है लेकिन वो अपने फ्लैश टैब को यूज करते हुए वहाँ से पीछे की तरफ हट जाता है और उसी वक्त दिखाते हैं मिंग ने अपने हाथ में एक मार्शल कॉइन को पकड़ा होता है
क्योंकि बिमिंग ने उससे कहा था कि तुम एक मार्शल कॉइन को एक वेपन के तौर पर यूज कर सकते हो। मिंग ज़ेन जियांग से कहता है मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, मेरे साथ पंगा मत लो वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। ज़ेन जियांग उसे कहता है मेरे साथ अच्छा नहीं होगा, यहाँ पर तुम्हारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला। आज अगर हीवन से किंग भी उतरकर नीचे आ जाए वो भी तुम्हें नहीं बचा सकता। मिंग उसे कहता है मुझे पुश मत करो, मुझे फोर्स मत करो वो सब कुछ करने के लिए जो मैंने तुम्हारे ग्रैंडफादर के साथ किया है। ज़ेन जियांग अपने लोगों से कहता है जल्दी से आगे बढ़ो, इसके ऊपर अटैक करो। ज़ेन जियांग के साथ 5 लोग होते हैं और खुद भी ज़ेन जियांग वो सारे जंप करते हुए मिंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। बिमिंग ने मिंग से कहा था कि हालांकि मार्शल कॉइन्स बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं और इनसे जो अटैक होता है वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन वो एक एनर्जी बीम की तरह का होता है, इसलिए मार्शल कॉइन से होने वाले अटैक की ट्रेजेक्टरी कोई भी दुश्मन आसानी से समझ सकता है, इसलिए तुम्हें सिर्फ एक ही बार मौका मिलेगा, तो तुम्हें उसी मौके का फायदा उठाना है। मिंग कहता है अभी वो लोग मेरे करीब नहीं पहुंचे, जैसे वो मेरे करीब पहुंचेंगे मैं अपने मार्शल कॉइन से उनके ऊपर अटैक कर दूंगा। मिंग उनके बहुत ज्यादा करीब आने का इंतजार कर रहा होता है और वो 6 के 6 उसके बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाते हैं। उसी वक्त मिंग पीछे से अपने हाथ को सामने की तरफ लाता है और अपने मार्शल कॉइन को यूज करते हुए उसकी पावर्स को रिलीज कर देता है और एक जबरदस्त एनर्जी बीम निकलती है। उस मार्शल कॉइन के अंदर से निकलने वाली एनर्जी बीम इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि वहाँ पर सामने जो 6 लोग होते हैं उनकी बॉडीज भी नहीं बचती, उनकी बॉडीज भी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। मिंग भी उस अटैक को यूज करने की वजह से काफी ज्यादा एग्जॉस्टेड हो जाता है। वो मिमिंग से कहता है मुझे नहीं लगा था कि इस मार्शल कॉइन को यूज करने पर मेरी बॉडी से इतनी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी, मैं तो बहुत ज्यादा थक गया हूँ। मिमिंग उसे कहती है इस मार्शल कॉइन को एक्टिवेट करने के लिए स्पिरिचुअल एनर्जी की जरूरत होती है और तुम्हारे पास जितनी स्पिरिचुअल एनर्जी है वो बहुत ज्यादा कम है। अभी अभी जो तुमने अटैक किया है मार्शल आर्ट मास्टर ग्रेड 1 से ज्यादा नहीं था। फिर मिंग वहाँ से चला जाता है। 45 मिनट के बाद वहाँ पर रेड सन सेक्टर के इनर डिसाइपल्स आते हैं इस सारी सिचुएशन को देखने के लिए कि यहाँ पर धमाका किसने किया था। वो सारे पीछे देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं अभी अभी यहाँ से बहुत ज्यादा पावर फ्लक्चुएशन महसूस हुई थी। ऐसा तो नहीं कोई मार्शल आर्ट्स डोमिनेटेड स्किल का बंदा यहाँ पर आया है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? रेड सन सेक्टर तो एक ग्रेड 9 का स्कूल है, यहाँ पर कोई ऐसा क्यों आएगा? उनमें से एक कहता है मुझे तो लगता है कि यहाँ पर किसी ने मार्शल कॉइन को यूज किया है, यहाँ पर तो मरने वालों की हड्डियां भी नहीं बची। जिसने भी मार्शल कॉइन को यूज किया है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। वो सिर्फ स्ट्रॉन्ग ही नहीं बल्कि बहुत ज्यादा अमीर भी होगा, क्योंकि हमारे पास उतने ज्यादा मार्शल कॉइन्स होते ही नहीं है जो हम लोग अटैक में यूज कर सके। उनमें से एक डिसाइपल कहता है हम सब लोगों को यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है कि जो भी बंदा है जिसने इन सबको मारा है वो यहीं पर है हमारे रेड सन सेक्टर में, और इन सब के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। 6 लोग मिलकर भी एक को नहीं हरा सके, इन सबको मारी जाना चाहिए था। मिंग आउटर शार्ड को ढूंढ लेता है जहाँ पर उसने अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है। वो एक हॉल के अंदर जाता है जहाँ पर सामने एक एल्डर बैठे होते हैं। मिंग उसे कहता है हेलो एल्डर, मैं आउटर डिसाइपल हूँ और यहाँ पर अपनी रजिस्ट्रेशन के लिए आया हूँ। एल्डर उसे कहते हैं मुझे अपना नाम बताओ, अपनी उम्र बताओ और कहाँ से आए हो ये भी बताओ। मिंग उसे बताता है मेरा नाम मिंग जी है और मेरी उम्र 14 साल है और मैं पास के एक गाँव से आया हूँ। वो मास्टर उसकी बात सुनने के बाद अपने रजिस्टर के अंदर लिखना शुरू कर देते हैं। जो कुछ भी वो उसे बताता है वो सब कुछ उसमें लिख देते हैं। हालांकि वो उसके सर के बारे में भी लिखते हैं कि उसके बालों में एक सुर्ख रंग के बालों की स्ट्रैंड है। एल्डर उसकी रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसे एक चाबी देते हैं और साथ में उसे एक मैनुअल देते हैं। एल्डर उसे कहते हैं D39 ये तुम्हारी डॉर्मिटरी रूम का नंबर है। साथ में मैंने तुम्हें एक मैनुअल बुक दी है जिसके अंदर रेड सन सेक्टर के सारे रूल्स लिखे हुए हैं, उन रूल्स को अच्छी तरह से पढ़ लेना। मिंग उन चीजों को लेकर वहाँ से बाहर आ जाता है। मिंग कहता है ये एक मैनुअल बुक है लेकिन ये तो सिर्फ एक लकड़ी का टुकड़ा है, मैं इसको ओपन कैसे करूंगा? लगता है कि एल्डर ने मुझे कुछ गलत चीज दे दी है। मिंग उसे कहती है इसको स्पिरिचुअल वुड कहते हैं और इसको तुम अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से एक्टिवेट कर सकते हो, ये तो बहुत ही कॉमन है लेकिन तुम्हें इस बारे में नहीं पता होगा। मिंग उसकी बात सुनने के बाद उस लकड़ी के टुकड़े को अपनी एनर्जी के साथ इम्ब्यूट करता है जिससे वो ओपन हो जाती है और उसके अंदर से बहुत सारे वर्ड्स निकलते हैं जो कि रूल्स होते हैं। उसमें काफी सारे रूल्स होते हैं जैसे कि तुम गार्डन में पौधों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, तुम डॉर्मिटरी में आपस में फाइट नहीं कर सकते, तुम लोग यहाँ पर शोर नहीं मचा सकते। अगर आप लोग इन रूल्स को तोड़ोगे तो आपके कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स कम हो जाएंगे और अगर आप रूल्स को फॉलो करोगे तो आपको कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स मिलेंगे। मिंग कहता है ये तो बहुत ही अच्छा है, यहाँ पर मुझे बहुत सारे कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स मिलेंगे, जितने कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स मिलेंगे उतनी ज्यादा मेरे लिए अच्छा होगा। इसके अलावा रेड सन सेक्टर वाले हमारे सारे डिसाइपल्स को कुछ न कुछ मिशन देते हैं, अगर हम लोग उस मिशन को पूरा करते हैं तो हमें इससे बहुत सारे कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स मिलते हैं और उन सारे कल्टीवेशन पॉइंट्स को हम लोग रेड सन सेक्टर के अंदर यूज कर सकते हैं। उनके बदले में हम मेडिसिन ले सकते हैं, कल्टीवेशन आर्ट्स ले सकते हैं, बहुत सारे स्किल्स ले सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर बच्चों की मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए रैंकिंग लिस्ट भी बनाई गई है, यानी कि टॉप से बॉटम आपको अगर रैंकिंग में आना है तो आपको कंट्रीब्यूशन पॉइंट ज्यादा मिलेंगे। यहाँ पर बहुत सारे आउटर डिसाइपल्स हैं जिनमें से टॉप 100 आउटर डिसाइपल्स को बहुत सारे इनामात मिलते हैं, लेकिन टॉप
100 में जाने के लिए आपको वहाँ पर टॉप 100 में से किसी के साथ फाइट करनी पड़ेगी ताकि आप उसकी जगह ले सके। अगर एक स्टूडेंट पूरे एक महीने तक अपनी टॉप रैंकिंग यानी कि नंबर 1 पे लगा रहता है पूरे महीने तक, तो उसे बहुत सारा इनाम मिलता है और उसे 10,000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स भी मिलते हैं और साथ ही उसे एक स्पिरिचुअल पिल भी मिलती है जिससे आप अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। लेकिन वो सारे डिसाइपल जो कि टॉप 100 में नहीं आते या फिर फर्स्ट रैंकिंग पे नहीं है, वो दूसरी रैंकिंग वालों को चैलेंज कर सकते हैं और अगर चैलेंज करने पर आप उसको हरा देते हैं फर्स्ट वाले को, तो फिर आप फर्स्ट पे आ जाएंगे। मिंग कहता है लेकिन मुझे इन सारे कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स को हासिल करने की क्या जरूरत है, मेरे पास तो डोरेमोन है। साथ ही वो बिमिंग की तरफ दिखाते हैं। बिमिंग को उसने डोरेमोन के कपड़े पहनाए होते हैं, हालांकि ये सब कुछ उसके ख्याल में है। बिमिंग के पास ही डोरेमोन जैसी पॉकेट है जिसके अंदर से वो बहुत सारे गैजेट्स निकालती रहती है। मिंग कहता है मुझे सारी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास बिमिंग है, वो मुझे मेरे लिए बहुत सारे स्किल्स निकाल देगी, बहुत सारी मेडिसिन निकाल देगी। मिंग बिमिंग से कहता है बिमिंग मेरे लिए जल्दी से कोई स्क्रॉल निकालो, इसके ऊपर बहुत ही अच्छी सी कोई टेक्निक लिखी हो। बिमिंग उसे कहती है नहीं मेरे पास और कुछ भी नहीं है। मिंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है इस बात का क्या मतलब है कि तुम्हारे पास और कुछ भी नहीं है। बिमिंग उसे कहती है ऐसी बात नहीं है कि मैं तुम्हें देना नहीं चाहती, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी वक्त सही है। मेरे पास जितने भी मार्शल आर्ट्स के स्किल है वो सारे उस भिखारी के लिए हुए हैं और वो सारे उसने इमोर्टल श्राइन से चोरी किए थे। अगर तुम उन सारे स्किल्स को सीख लेते हो तुम आसानी से पहचाने जाओगे और बहुत सारे पावरफुल लोग तुम्हारे पीछे लग जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे पास अभी इतना ज्यादा टैलेंट नहीं है कि तुम उन सारे स्किल्स को मास्टर कर सको। फ्लैश टैप टेक्निक और फाउंडेशन बिल्डिंग वाली जो टेक्निक्स थी और 8 ब्लो वाली, हालांकि वो सब इमोर्टल श्राइन की टेक्निक्स है जहाँ पर किसी को भी इन टेक्निक्स के बारे में नहीं पता, लेकिन वो इतनी ज्यादा स्पेशल नहीं है और किसी का भी ध्यान तुम्हारे पर नहीं जाता। लेकिन अगर तुम बाकी की सारी टेक्निक्स को भी मास्टर कर लेते हो तो सारे लोग तुम्हारे पीछे लग जाएंगे, क्योंकि उन सबको शक हो जाएगा तुम्हारे पास इतनी स्पेशल टेक्निक्स कहाँ से आई हैं। मिंग कहता है चलो फिर ठीक है, अब जबकि तुम मुझे अपनी टेक्निक्स नहीं दे सकती तो फिर ठीक है, मुझे कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स को ही हासिल करना पड़ेगा। मिंग कहता है अब काफी ज्यादा देर हो चुकी है, चलो चल के पहले डिनर करते हैं और उसके बाद अपने रूम में जाकर रेस्ट करते हैं। वो सीधा डाइनिंग हॉल की तरफ चला जाता है जहाँ पर उनके लिए बहुत सारा खाना होता है। सारे बच्चे वहाँ पर खाना खाने के लिए आए होते हैं। मिंग वो सारा खाना देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है मैंने ऐसा खाना पहले कभी नहीं देखा, यहाँ पर तो चिकन, डक और फिश भी है। बिमिंग उसे कहती है ये सारे के सारे तो अर्थ के एनिमल्स हैं, तुम्हें मैजिकल बीस्ट को खाना चाहिए, इससे तुम्हारी हेल्थ बहुत ज्यादा बढ़ेगी। मिंग उसे कहता है लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि मैं उन सारे मैजिकल बीस्ट को अफोर्ड कर सकता हूँ, वो तो बहुत ज्यादा महंगे होते हैं। मिंग अभी वहीं पर खड़ा होता है और रिसेप्शन वाले से कहता है मुझे वेजिटेबल्स राइस सूप दे दो और साथ में फिश भी देना। लेकिन उसी वक्त एक बड़े से कद का मोटा सा लड़का उसके पास आकर खड़ा हो जाता है और साथ ही उसे धक्का देकर पीछे की तरफ गिरा देता है और मिंग से कहता है क्या तुम अंधे हो, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, फिर भी तुम मेरे सामने खड़े हो। जैसे ही वो मिंग को धक्का देता है मिंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। मिंग पीछे की तरफ देखता है और साथ ही उसे एक पाम टेक्निक से धक्का दे देता है और वो लड़का पीछे जाकर गिर जाता है। सारे लोग देखना शुरू कर देते हैं कहीं ये लड़का पागल तो नहीं हो गया, इसने इस लड़के को धक्का दे दिया, शायद इसे पता नहीं है कि ये लड़का कौन है, इसका नाम बाजू है। ये नया लड़का तो बाजू से मरेगा क्योंकि इसको शायद ये नहीं पता कि बाजू का बड़ा भाई कांगजू अपने डिसाइपल की लिस्ट में रैंकिंग नंबर 10 पर है। इसी वजह से तो बाजू यहाँ पर सभी के साथ बुली करता है। फिर बाकी के सारे भी आपस में डिस्कशन स्टार्ट कर देते हैं और कहते हैं लगता है कि नया लड़का भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्या तुमने देखा नहीं उसने बाजू को सिर्फ एक ही हाथ के साथ पीछे की तरफ धक्का दे दिया। अब कांगजू इसको नहीं छोड़ेगा, अगर ये कांगजू को चैलेंज करने की भी कोशिश करेगा तब भी ये उसके हाथों से मारा जाएगा। यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ है, रैंकिंग में आने के लिए हर साल यहाँ पर बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। मिंग फिर से लाइन में खड़ा हो जाता है और रिसेप्शन वाले से कहता है उसको दफा करो, मेरा खाना तैयार करो। बाजू भी उठकर बैठ जाता है और उसे कहता है लड़के अब तुम नहीं बचोगे, शायद तुम्हें पता नहीं कि मैं कौन हूँ, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो अभी तुम्हारे पास एक मौका है, मेरे सामने घुटने टेको और मेरे पाँव चाटो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मिंग अपना खाना छोड़कर सीधा उसकी तरफ चलना शुरू करता है। बाजू भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लड़का मेरी बातों से डर नहीं रहा और मुझ पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा है। मिंग उसके पास जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है तुमने अभी अभी कहा कि मैं तुम्हारे हाथों से मरूंगा, क्या ऐसा ही कहा तुमने? बाजू कहता है हाँ मैंने ऐसा ही कहा है, साथ में मैंने तुम्हें एक ऑप्शन भी दिया है, तुम्हारे पास एक मौका है, मेरे सामने घुटने टेको, मेरे पाँव चाटो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मिंग उससे कहता है तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो, क्या तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पर एक रूल है कि हम लोग यहाँ पर फाइटिंग नहीं कर सकते? क्या तुम्हें रेड सन सेक्टर के रूल्स को तोड़ने से जरा भी डर नहीं लग रहा? अगर तुम मुझे यहाँ पर मारते हो तो इसका मतलब तुम रेड सन सेक्टर के रूल्स को तोड़ रहे हो। बाजू से कहता है यहाँ पर किसी ने देखा नहीं, किसी को पता नहीं कि मैंने तुम्हें मारा है, ना ही इस बात की कोई गवाही देगा कि मैंने तुम्हें मारा है, इसलिए मैंने किसी भी रूल को नहीं तोड़ा। मिंग सोच रहा होता है लगता है कि यहाँ पर कोई भी रूल्स की परवाह नहीं करता। बिमिंग उसे कहती है हाँ यहाँ पर कोई भी रूल्स की परवाह नहीं करता, क्योंकि हर साल यहाँ पर बहुत सारे आउटर डिसाइपल्स आते हैं, इसलिए रेड सन सेक्टर के एल्डर्स को भी इस बात की जरा परवाह नहीं है अगर कुछ लोग यहाँ पर अपने आप में फाइट करके मर जाते हैं, क्योंकि जब तक आप लोग टॉप रैंकिंग में नहीं जाते आपके साथ कोई भी अच्छे से पेश नहीं आता। इस तरह आपस में फाइटिंग करने से इनकी बहुत ही अच्छे से ट्रेनिंग हो जाती है। मिंग हंसना शुरू कर देता है और कहता है तो फिर ठीक है, अब मुझे भी रूल्स को फॉलो नहीं करना।
मिंग बाजू से कहता है तुम यहाँ पर मेरे सामने अकड़ कर खड़े हो और सभी को बुली करते हो सिर्फ अपने भाई की वजह से। फिर तुम्हारा भाई क्वांगजू आउटर डिसाइपल्स की रैंकिंग में 10वें नंबर पर है। बाजू से कहता है हाँ बिल्कुल मेरा भाई 10वें नंबर पर है। मेरे भाई के लिए तुम्हारे जैसे कीड़े को मारना तो बिल्कुल एक चिकन को मसलने जैसा है। मिंग उसे कहता है और अगर तुम्हारे क्वांगजू को मार दिया जाए या फिर उसे रैंकिंग से हटा दिया जाए तो उसके बाद तुम यहाँ पर मेरे सामने खड़े होकर इस तरह बदतमीजी से बात नहीं कर पाओगे। चलो फिर देखते हैं तुम्हारे भाई के मरने के बाद क्या फिर भी तुम इस तरह की बात करते हो या नहीं। और यहीं पर हमारी एपिसोड 15 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। रिवेंज सीकर के एपिसोड 16 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मिंग उस लड़के जिसका नाम बाजू है उससे कहता है अगर तुम्हारा भाई आउटर डिसाइपल लिस्ट की रैंकिंग नंबर 10 पे ना रहे क्या फिर भी तुम मेरे सामने इस तरह आकर मुझे बुली करने की कोशिश करोगे। तो फिर देखते हैं मैं तुम्हारे भाई को चैलेंज करूंगा। तो ज़ूफैन को रूल्स के बारे में बताते हैं कि तुम्हें सबसे पहले जाकर एल्डर से इस बारे में परमिशन लेना पड़ेगी। सारे लोग उसके साथ बाहर आकर खड़े हो जाते हैं और वो सारी ये बातें कर रहे होते हैं कि तुमने कभी इस बारे में सुना है कि ऐसा आउटर डिसाइपल जो कि अभी यहाँ पर आया हो आउटर डिसाइपल की रैंकिंग लिस्ट में नंबर 10 वाले को आकर चैलेंज कर दे। ऐसा तो कभी भी नहीं सुना गया। लगता है कि इस लड़के को मरने की बहुत ज्यादा जल्दी है। ऊपर से जो लड़का रैंकिंग नंबर 10 वाले क्वांगजू के साथ फाइट करना चाहता है। क्वांगजू तो बिल्कुल एक पागल है। क्या तुम्हें पता है कि आज तक उसने जितने भी लड़कों के साथ फाइट किया है उसने उन सभी को मार डाला और लास्ट टाइम वाले के तो उसने 2 टुकड़े कर दिए थे। इनमें से एक लड़का कहता है लेकिन मुझे लगता है कि यह नया लड़का भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैंने वहाँ पर मैसाल के लड़कों से पूछा है, उन्होंने कहा कि उसने बाजू को सिर्फ एक ही हाथ से पीछे की तरफ गिरा दिया। हो सकता है इस लड़के की स्ट्रेंथ इसका साथ दे जाए और ये क्वांगजू को हरा दे। दूसरे वाला उसे कहता है मुझे तो ऐसा नहीं लगता। यहाँ पर टोटल 10,000 आउटर डिसाइपल्स हैं। तुम्हें लगता है कि एक ऐसा आउटर डिसाइपल जो कि अभी अभी यहाँ पर आया है रैंकिंग नंबर 10 वाले लड़के को हरा सकता है। बाजू भी उनके पास ही खड़ा होता है और उन सबसे कहता है मुझे लगता है कि तुम सब लोगों को अपनी बातें बंद करनी चाहिए। क्या तुम सब लोग देख नहीं रहे वो लड़का सिर्फ नाटक कर रहा है, वो अंदर तो जा ही नहीं रहा, वो दरवाजे पे खड़ा हो गया है। बाजू उन सबसे कहता है मुझे लगता है कि वो अपने आप को इतना ज्यादा शर्मिंदा होते हुए नहीं देख सकता, इसीलिए उसने मेरे सामने नाटक किया कि वो जाकर एल्डर से बात करने वाला है। वो क्वांगजू को चैलेंज करेगा लेकिन उसमें इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं है। लेकिन मिंग वाकई में दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता है। अंदर एक एल्डर बैठे होते हैं। एल्डर उसे कहते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ज़ूफैन उनसे कहता है एल्डर मैं यहाँ पर एक चैलेंज की रिक्वेस्ट के लिए आया हूँ। मैं एक आउटर डिसाइपल हूँ और आज ही यहाँ पर आया हूँ। मैं क्वांगजू को चैलेंज करना चाहता हूँ जो कि रैंकिंग नंबर 10 पर है। एल्डर उसकी तरफ देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं 6 महीने बाद फिर से एक फाइट हो रही है। काफी अरसा हो गया हमने कोई फाइट नहीं देखी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तुम्हारा नाम मिंग जी है, मुझे बताओ तुम्हारी रैंकिंग कौन सी है। मिंग उसे कहता है मैंने बताया ना कि मैं आज ही यहाँ पर आया हूँ, मैंने आज ही रजिस्ट्रेशन करवाई है, मुझे नहीं पता कि मेरी रैंकिंग क्या है। एल्डर उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं तो क्या तुम यहाँ पर मरने के लिए आए हो, तुम क्वांगजू का मुकाबला नहीं कर पाओगे। वो आउटर लिस्ट की नंबर 10 पर है और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। हालांकि तुम्हारी पावर्स को देखकर लगता है कि तुम डिसाइपल ग्रेड के 5th लेवल पर हो, लेकिन फिर भी तुम क्वांगजू को नहीं हरा सकते, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मिंग उसे कहता है एल्डर मैं आपको लगता है कि मजाक कर रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा सीरियस हूँ। मैं क्वांगजू को चैलेंज करने वाला हूँ अगले महीने की 10 तारीख को। हमारी फाइट की डेट को फिक्स कर दे। एल्डर मिंग से कहते हैं चलो फिर ठीक है, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो फिर ऐसे ही करते हैं। मैं तुम्हारा नाम रजिस्टर कर देता हूँ। अगले महीने की 10 तारीख को तुम्हारी और क्वांगजू के दरमियान में फाइट होगी। एल्डर उसे कहते हैं इस वक्त तुम्हारा नंबर 13,662 है, लेकिन अगर तुमने क्वांगजू को हरा दिया तो तुम आउटर डिसाइपल लिस्ट के 10वें नंबर पर आ जाओगे और साथ ही तुम्हें 10,000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स भी मिलेंगे और साथ ही मैं तुम्हें रिवार्ड के तौर पर अपने पास से 12 पिल्स भी दूंगा जो कि तुम्हारी कल्टीवेशन को बढ़ाने के बहुत ज्यादा काम आएंगी। बाहर जितने भी लड़के खड़े होते हैं वो भी सारे भी इस बात को सुन लेते हैं और कहते हैं ये लड़का तो वाकई में उसे चैलेंज करने वाला है, ये लड़का तो पागल है। बाजू कहता है हाँ तुमने बहुत ही अच्छा फैसला किया है, पहले तो तुमने मुझे गुस्सा दिलाया और उसके बाद अब मेरे भाई को चैलेंज कर रहे हो, तुम बचोगे नहीं। नेक्स्ट सीन जी फैमिली का दिखाया जाता है जहाँ पर ग्रैंडफादर के पास एक बंदा आता है जो कि रेड सन सेक्टर से आया है। वो न्यूज लेकर आया है। वो ज़ेनजियांग की मौत के बारे में ग्रैंडफादर को बताता है। ग्रैंडफादर को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। ग्रैंडफादर उसे कहते हैं तुमने अभी भी क्या कहा, दोबारा से रिपीट करो। वो बंदा कहता है मैंने अभी भी कहा कि ज़ेनजियांग मारा गया है, मिंग जी ने उसे मारा है। ग्रैंडफादर ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं लेकिन ऐसा होना तो इम्पॉसिबल है। मिंग जी तो अभी अपनी डिसाइपल स्टेज पर है जबकि ज़ेनजियांग अपने वॉरियर लेवल पर था। मिंग जी उसे कैसे मार सकता है। बंदा ग्रैंडफादर से कहता है मैंने सुना है वहाँ पर जितने भी हमारे आउटर डिसाइपल्स थे उन सब ने मुझे बताया है मास्टर ज़ेनजियांग अपने साथ कुछ लड़कों को लेकर उस पर अटैक करने के लिए गए थे। जब उन्होंने उसके ऊपर अटैक किया तो वहाँ पर उनकी हाथ के अलावा कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ गायब हो गया। मैं उन सब की डेड बॉडीज भी नहीं मिली। ग्रैंडफादर कहते हैं हमारी जी फैमिली में जी शेंग के बाद ज़ेनजियांग दूसरा पावरफुल
पावरफुल लड़का था, लेकिन मिंग ने उसको भी मार दिया है। इस वक्त ज़ीशेंग भी हमारी हेल्प करने के लिए नहीं आ सकता क्योंकि वो टियानी सेक्टर में अपनी स्टडी कंप्लीट कर रहा है। हमारा उसके साथ जरा भी राब्ता नहीं है, वो यहाँ पर नहीं आ सकता। ग्रैंडफादर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं ऋषि बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हमारी सारी की सारी जी फैमिली को तबाह कर देगा। क्या अब हमारे पास और कोई भी रास्ता नहीं बचा, हम लोग मिंग को नहीं रोक सकते। कहीं पर जी फैमिली ग्रैंडफादर के सामने कुछ ब्लैक चोके पहनकर लोग खड़े होते हैं। उनमें से एक कहता है तो सिर्फ अपनी डिसाइपल स्टेज पर है, हम उसे मार डालते हैं, ये कौन सा मुश्किल होने वाला है। दूसरे वाला उसे कहता है अगर ये इतना ही आसान होता तो यहाँ पर जी फैमिली के इतने सारे लोगों को मारकर यहाँ से आसानी से नहीं जा पाता। यहाँ तक कि ज़ेन जियांग के ग्रैंडफादर ने इवल कल्टीवेटर को हायर किया था उसे मारने के लिए, जो कि अपनी वॉरियर स्टेज के 3rd लेवल पर था, लेकिन वो भी उस लड़के को नहीं मार पाया। वहीं पर एक और ब्लैक चोके वाला बंदा आता है और कहता है अगर वॉरियर उसे नहीं मार पाए तो क्या ख्याल है अगर हम लोग एक मास्टर को हायर कर लें तो वो तो उसको जरूर मार पाएगा। बंदा उन सब से कहता है यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे असैसिन्स हैं, मैं ब्लड क्लॉक सोसाइटी वालों से राब्ता करता हूँ और उनसे एक असैसिन लेता हूँ जो कि मास्टर क्लास का होगा। वो बाकी के सारे भी उसकी बात सुनकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं क्या वाकई में तुम ब्लड क्लॉक वालों को ढूंढ सकते हो, वो तो टॉप क्लास के असैसिन्स हैं। मैंने तो सुना है कि उन्होंने एक बार मार्शल आर्ट्स के गुरु को भी मार डाला था। क्या तुम्हें लगता है कि तुम उन सबको ढूंढ सकते हो, क्योंकि उनको ढूंढना भी इतना आसान नहीं है। वो उन सब से कहता है हाँ मैं उन सबको ढूंढ सकता हूँ, मुझे पता है कि उनका अड्डा कहाँ पर है। मैं उनसे कहूंगा कि किसी मास्टर लेवल के असैसिन को भेजे, लेकिन इसके लिए बहुत सारा पैसा लगेगा। नेक्स्ट सीन एक दिन के बाद सुबह सुबह का होता है। मिंग अपने डॉर्मेटरी में सो रहा होता है कि उसी वक्त आवाज आती है कि टेंशन सभी लोग उठ जाएं, जल्दी से जल्दी यहाँ पर हॉल में आ जाएं, तुम लोगों की ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है, जो भी लेट आएगा उसको निकाल दिया जाएगा। मिंग ये बात सुनते ही जल्दी से अपने बिस्तर से उठता है और भागता हुआ बाहर आ जाता है। सारे बच्चे बहुत ही जल्दी में होते हैं, वो सारे भागकर आउटर यार्ड की तरफ जा रहे होते हैं जहाँ पर उनकी ट्रेनिंग होनी है, क्योंकि वो सारे आज पहले दिन लेट नहीं होना चाहते। वो सारे के सारे डिसाइपल बड़े से ग्राउंड में जाकर इकट्ठे हो जाते हैं और यहीं पर सुबह सुबह के वक्त लेडी हानियो का सीन दिखाया जाता है। लेडी हानियो और जज हांग दोनों एक साथ होती हैं। जज हांग उसे छत के ऊपर लेकर आता है। हानियो से कहती है हांग तो मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो, ये ट्रेनिंग हम लोगों के लिए नहीं है, ये ट्रेनिंग तो नए डिसाइपल्स के लिए है। हांग उसे कहता है उस दिन मिंग तुम्हारी फैमिली के लोगों को मारने के बाद वहाँ से भाग गया था, लेकिन मुझे लगता है कि वो रेड सन सेक्टर को ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर जरूर आया होगा। अगर उसने यहाँ पर ज्वाइन किया है तो वो यहाँ पर इन सारे नए लड़कों के साथ वहाँ पर ग्राउंड में ट्रेनिंग करेगा और हम लोग इसे यहाँ पर देख सकते हैं। लेडी हानियो से कहती है लेकिन तुमने तो उसे अपनी नेगेटिव एनर्जी के साथ इन्फेक्टेड किया था, तुम्हें लगता है कि वो अभी तक जिंदा होगा। हांग उसे कहता है हाँ वो अभी तक जिंदा है, अब उसे देखकर डरना मत। वो दोनों नीचे की तरफ देखते हैं तो नीचे बहुत सारे बच्चों में मिंग भी खड़ा होता है। हानियो से कहता है ये लड़का तो वाकई में यहाँ पर आ गया है और इसे देखकर लगता तो नहीं कि ये मेरी नेगेटिव एनर्जी से इफेक्टेड हुआ है। हांग भी काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है ये लड़का बिल्कुल ठीक ठाक कैसे है, हालांकि अगर मैं किसी वॉरियर को भी अपनी नेगेटिव एनर्जी के साथ अटैक करूंगा तो वो भी इसके नेगेटिव इफेक्ट से नहीं बच सकता, फिर ये लड़का कैसे बच गया। लेडी हानियो घूर घूर कर उसे देख रही होती है और कहती है मुझे तो नहीं लगता कि मेरी नजर खराब हो गई है, लेकिन ये लड़का बिल्कुल ठीक ठाक है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये तुम्हारी नेगेटिव एनर्जी से कैसे बच गया, मुझे भी समझ नहीं आ रही। हांग उसे कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर मैं इसे बहुत ही आसानी से मार सकता हूँ, और वैसे भी यहाँ पर मैं अकेला नहीं हूँ जो इसे मारना चाहता है, इनकी अपनी ही फैमिली का ज़ेन जियांग भी इसे मारना चाहता है, वो यहाँ का इनर डिसाइपल है, वो बहुत ही जल्दी से मार डालेगा। वो दोनों भी वहीं पर खड़े बातें कर रहे होते हैं कि वहीं पर 3 और बच्चे आते हैं और वो आपस में बातें कर रहे होते हैं। क्या तुमने सुना हमारे रेड सन सेक्टर की पीछे वाली माउंटेन के ऊपर 6 ऐसी लाशें मिली हैं जो कि बिल्कुल हाक बनी हुई थी, इन लाशों की पहचान भी नहीं हो सकती, लगता है कि वो किसी के ऊपर अटैक कर रहे थे, यहाँ पर किसी ने उनको मार डाला। हमारे यहाँ पर रेड सन सेक्टर में कोई सन की किलर आ गया है जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसने 6 लोगों को एक साथ मार डाला। दूसरी वाला उससे पूछता है क्या तुम्हें इस बारे में पता है कि मरने वाले 6 लोग कौन थे। पहले वाला उसे कहता है नहीं मुझे इस बारे में नहीं पता, हायर अप इस बारे में इन्वेस्टिगेट नहीं करना चाहते, लगता है कि मरने वाले को उन्होंने खुद ही वहाँ पर भेजा होगा। जबकि हांग उन सब की बातें सुनने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है लगता है कि ज़ेन टियान और उसके बाकी के सारे साथी मारे गए हैं, मैंने उन्हें वहाँ पर भेजा था। जबकि लेडी हानियो हंसना शुरू कर देती है और कहती है मेरे पास एक रास्ता है, हम लोग इसको अभी भी मार सकते हैं। नेक्स्ट सीन नीचे का दिखाया जाता है, उन सारे बच्चों के सामने एक एल्डर खड़े होते हैं। वो एल्डर उन सब से कहते हैं यहाँ पर टोटल 1000 बच्चे हैं, तुम सभी को 10 ग्रुप्स में तकसीम किया जाएगा, ग्रुप में 100 बच्चे होंगे और तुम सबको हमारे रेड सन सेक्टर का एक इनर डिसाइपल लीड करेगा और वो तुम्हारा मास्टर बनेगा। तुम सबको जो भी टास्क दी जाएगी उस टास्क को पूरा करना होगा, तुम सबकी परफॉर्मेंस को देखा जाएगा, तुम्हारा इनर डिसाइपल तुम्हारी परफॉर्मेंस को जांचेगा, वो तुम्हें जज करेगा, जो लोग भी अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे उन्हें पास किया जाएगा और जो लोग फेल हो जाएंगे उन्हें निकाल दिया जाएगा। और फिर थोड़ी ही देर के बाद उनको 10 ग्रुप्स में तकसीम कर दिया जाता है। मिंग वाले ग्रुप को एक इनर डिसाइपल मिलता है जिसका नाम जिंग चेंग होता है। वो उन सबसे कहता है मैं तुम्हारा आज के लिए मास्टर हूँ और जज भी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हें जो भी काम दिया जाएगा उसको बहुत ही अच्छे से परफॉर्म करना ताकि मैं तुम्हारी परफॉर्मेंस को जज कर सकूँ। वो उन सबसे कहता है चलो फिर ठीक है तुम्हारा फर्स्ट लेसन स्टार्ट करते हैं। वो सारे लड़के बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं रेड सन सेक्टर में हमारा पहला ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट होने
वाला है। पता नहीं जी हमें कौन सी ट्रेनिंग करवाएंगे, शायद कोई मार्शल आर्ट स्किल्स सिखाएंगे। जिंग चैंग उन सब से कहता है तुम लोगों का पहला सेशन ये है कि तुम्हें हॉर्स डांस करना है। हॉर्स डांस का नाम सुनते ही वो सारे लोग वहीं पर खामोश हो जाते हैं। इन थोड़ी देर के बाद वो सारे चिल्लाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं जज लगता है कि तुम पागल हो गए हो, हॉर्स डांस भी कोई ट्रेनिंग है, हम लोग यहाँ पर हॉर्स डांस करने के लिए नहीं आए। इनमें से कहता है मैं तो अपने डिसाइपल लेवल के ग्रेड 4 पर हूँ और तुम चाहते हो कि मैं यहाँ पर हॉर्स डांस करूँ। हॉर्स डांस करना कौन सा मुश्किल है। मिंग भी इस बात से काफी ज्यादा चौंक जाता है और बिमिंग से कहता है मुझे तो लगा था कि काफी ज्यादा टफ ट्रेनिंग करना पड़ेगी, लेकिन ये हॉर्स डांस ये तो बहुत ज्यादा सिंपल है। बिमिंग उसे कहती है मास्टर शायद आपको नहीं पता, हालांकि ये एक बेसिक ट्रेनिंग है, लेकिन इससे पता चलता है कि तुम्हारी बॉडी कितनी ज्यादा काबिल है और फ्यूचर में तुम कितनी ज्यादा कल्टीवेशन कर पाओगे। हॉर्स डांस एक सबसे जबरदस्त ट्रेनिंग सेशन है। बिमिंग उसे कहती है लेकिन मास्टर तुम्हें इस बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा हॉर्स डांस बहुत ही अच्छा होने वाला है क्योंकि तुम घंटों तक अपने पाँव पर खड़े रह सकती हो। फ्लैश टैप की ट्रेनिंग करने की वजह से तुम्हारे पाँव के मसल्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं और तुम जितना चाहो उतनी देर तक बिना गिरे खड़े रह सकते हो। जिंग चैंग उन सब से कहता है चलो अपनी बकवास बंद करो, रूल्स तो रूल्स हैं। मैंने तुम्हें तुम्हारी ट्रेनिंग सेशन के बारे में बता दिया है। तुम में से जो लोग ये काम नहीं करना चाहते वो लोग मुझे अपने नाम बताओ ताकि मैं तुम्हें यहाँ से निकाल सकूं। तब बैग उठाओ और यहाँ से चले जाओ, नहीं तो जल्दी से हॉर्स डांस की पोजीशन में आ जाओ। वो सारे लोग उसकी बात सुनने के बाद अपना सर झुका लेते हैं और यहीं पर हमारी एपिसोड 16 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।